हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? है ना? जितने भी बच्चे पेपर दे के आए थे, है ना? कई बच्चों ने ऐसा कहा कि सर पेपर काफ़ी लेंदी था, है ना? कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया। तो आप यूपीएससी के कोई सा भी एग्जाम देते हैं, तो आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए आप हमेशा तैयार रहे, है ना? क्योंकि यार, आपको एक पूरी की पूरी बटालियन की भार दी जाएगी। आपको एक पूरा का पूरा बटालियन लीड करना है, तो आप आपके लाइफ में कई सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। तो रिटर्न फॉर्मेट में ही आपसे चेक हो जाता है कि आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना? अब देखो, अगर मैं ओटीए की बात करूं, तो हमें किसने कहा है कि 200/200 लेके आना है? किसी ने ऐसा तो नहीं कहा। कभी सीडीएस ने ये तो नहीं कहा जो कि यार हम कट ऑफ रखेंगे 180, 190, 192, ऐसा तो नहीं कहा। हमारा कट ऑफ 50-55% बहुत हो गए ओटीए के लिए। 55%, 60% बहुत हो गए। आईएमई की बात करूं तो 50%, बिलो 50% भी कट ऑफ जाती है। 300 में से कई बार 140, 145 इसमें हमारा क्लियर हो जाता है। आ रही है बात समझ में? है ना? तो अगर कोई 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तो हम उसको स्किप कर देंगे, जो हमारे बिल्कुल बिल्कुल हमारे दिमाग की शक्ति से बाहर है ना? और एक और बात कि सर कुछ ऐसे फिक्स पैटर्न है जो हमेशा पूछे जा रहे हैं। पीक्यूआरएस बड़े वाले छोटे वाले, इस बार उन्होंने आइडेंटिफिकेशन थोड़ी अलग सी फॉर्म में पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लिया। क्लोज टेस्ट हर साल आते हैं, एरर डिटेक्शन हर साल आते हैं, वोकैब हर साल आ रहे हैं। तो यार ये सब चीजें तो फिक्स्ड है ना। आप इनमें भी मेहनत करोगे तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना? तो चलो ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं, है ना? ठीक है। सर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है अंडरलाइन द 4 वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें। बेसिकली वो कैप को इम्प्रूव करना है कि इस जगह पर बेटर क्या होगा, है ना? ठीक है। सर ये इंटीमिडेटेड जो है किसी रिलेशंस के सेंस में क्रिएट होता है ना? हमें यहाँ पर ये मीनिंग नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर मीनिंग चाहिए इंटीमिडेटेड, है ना? इसका मतलब क्या होता है? डरा हुआ, है ना? जैसे यहाँ पर देखो, कम्युनिटी मेंबर्स ड्यूरिंग हिज इंटेरोगेशन, वो इंटेरोगेशन में क्या हो गया? डर गया। ये सेंस कहना चाह रहा है ना? ठीक है। हाँ, अब देखो। हाँ, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परपिक्वेसाइट, है ना? परक्यूसाइट। अब देखो, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, तो इसका मीनिंग मतलब होता है किसी इंसाइट, किसी आइडियल, है ना? ठीक है। अब देखो, स्क्रम्पिटियस, है ना? स्क्रम्पिटियस, अगर मैं इसकी बात करूं, तो आप इसके आंसर, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, है ना? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना? ठीक है। अब देखो जरा आगे अगर मैं बात करूं, हाँ, ये तो हर कोई बच्चा पता होगा, है ना? कि सर यहाँ पर बात किसकी हो रही है? माउंटेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? माउंटेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर माउंटेन से वो क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। ल्योर मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाना, है ना? ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं, है ना, आगे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो सर ये जो करेक्ट जो इसका आंसर होगा, वो आंसर होगा इंडक्शन। क्या आंसर होगा? इंडक्शन, है ना? इंडक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है? ट्रेनिंग बिफोर ज्वाइनिंग अ रोल। कोई चीज की हम ट्रेनिंग करते हैं ना, इंडक्शन। जैसे आप कॉलेज वगैरह जाते होंगे, तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है ना? इंडक्शन प्रोग्राम होता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्विस, सर्विस ज्वाइन करने से पहले, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इंडक्शन प्रोग्राम, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ना? कैंडिडेट्स की बात हो रही है। देखो, कैंडिडेट्स वेंट थ्रू एन इंटेंसिव प्रोसेस बिफोर दे, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आंसर है वो है डी, है ना, रिड्यूस, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ऑफिस मेमोरेंडम डायरेक्टेड पर्सनल टू मिनिमाइज, है ना, मिनिमाइज नहीं रिड्यूस, क्या होगा, रिड्यूस, इसका आंसर क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना, रिड्यूस इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूं, हाँ, ट्यूमल्ट, सर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, चिल्लाना, नॉइजी, अप्रोर, है ना, अमोंग द अनाउंसमेंट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड बोनस लेड टू ग्रेट, ग्रेट क्या, अप्रोर, है ना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं दी जा रही है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। पीपीटी ऐसा क्यों हो गया है? कैमरे में साफ दिख रहा है क्या? हाँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं, 8 की, है ना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, तो सर क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, स्कैंटिंग, मींस एब्यूसिव और स्लैंडर्ड, है ना, सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, सी क्या होगा, इसका बेस्ट आंसर होगा, है ना, सी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अब हम आगे अगर बात करें आपसे, आगे अगर बात करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में, सर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा एप्रोब्रियम, है ना, एप्रोब्रियम बेसिकली मतलब क्या होता है, प्राइज करना, क्या होता है, प्राइज करना, है ना, किसी चीज के बारे में तारीफ करना, आपकी बढ़ाई करना, है ना। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, है ना, तो ये सर यहाँ पर माउंटेन रेंज की बात हो रही है, एनॉर्मस, बड़ा, है ना, माउंटेन रेंज की बात हो रही है, तो एनॉर्मस इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा, है ना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दी जाएगी, है ना, आंसर बस आप चेक कर लो कि आपके एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना। ठीक है, अब आ जाओ, हाँ, हाँ, सर ये जो अबेटमेंट है ना, ये इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, इनकरेज करना, है ना, लेकिन हमें यहाँ पे इनकरेज मीनिंग नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे मीनिंग चाहिए रिलेटेड टू क्राइम, है ना। सर एक और अबेटमेंट होता है, एक और अबेटमेंट होता है, अबेटमेंट, ये इसका ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू क्राइम, रिलेटेड टू क्राइम, है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब देखो जरा आगे, हाँ, ये क्वेश्चन से तो आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन से तो आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पर मिस्टेक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर, है ना, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है,
आगे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे स्ट्रोक्स नहीं लिखा जाएगा, स्ट्रोक्स लिखा जाएगा, स्ट्रोक्स, है ना, स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स, ठीक है। आगे वाले में आते हैं हम। ये सेंटेंस है नो एरर। ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली क्या है, नो एरर, है ना। हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको पता हो एरर डिटेक्शन वाले सेक्शन में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, सेट ए सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं। हाँ, अच्छा सर, ये जो स्टोर्ड अवे है ना, स्टोर्ड अवे यहाँ पर लिखा हुआ है जबकि इसका यूज नहीं होगा। ये जो है ये किसी नॉन लिविंग थिंग को छुपाने के सेंस में यूज होता है, तो हमें यहाँ पर ऐसी कोई सेंस नहीं चाहिए। ये यहाँ पर सुपरफ्लस है ना। करेंगे इसके बारे में कभी डिटेल डिस्कशन वीडियो में या क्लास में कभी, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, certain animals have a tendency to communicate with its। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स। तो इट्स नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, देयर। क्या लिखना पड़ेगा, देयर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, है ना। तो सर यहाँ पे ये जो स्प्रंग है ना, ये नहीं आएगा यहाँ पर स्प्रंग नहीं आएगा। यहाँ पर स्प्रंग, स्प्रंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है यहाँ पर हम, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है स्प्रैंग, SPRANG, SPRANG। हाँ, अब आगे आ जाओ। आगे अगर मैं बात करूं, देयर आर पीपल हु आर लाइकली, है ना। अब देखो सर, ये येट जो है ना, येट जो कंजंक्शन है, ये बेसिकली नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आई हैवंट रिसीव द पार्सल येट, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह भी यूज होता है ना। तो हमें यहाँ पर ये कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एंड कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, एंड कंजंक्शन चाहिए। क्यों चाहिए, खूब डिटेल बात करेंगे, उसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर इंग्लिश के वीडियो ही 5 घंटे 6 घंटे के मिलेंगे। इसीलिए मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें आंसर बता के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट टच करके, है ना, निकल जाऊं आगे। सर यहाँ पे डिफाइड की जरूरत नहीं है, डिफाइड डिनाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड की जरूरत है, डिफाइंड, डिफाइंड, है ना। क्योंकि इसी प्राइस को ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। हाँ, जिसको डिटेल वीडियो चाहिए कि सर हमें एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताओ जैसे आप पढ़ाते हो, है ना, तो फिर आपको वो भी हम करा देंगे, है ना। अच्छा, हाँ, सुनो जरा। सर यहाँ पर ये हैंग्ड मतलब क्या होता है, फांसी देना। हैंग्ड मतलब क्या होता है, फांसी देना, है ना। तो सर यहाँ पर हमें फांसी देना मीनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि शर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, शर्ट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, हम यहाँ पर लिखेंगे हंग। क्या लिखेंगे, हंग, है ना। तो ये एरर डिटेक्शन के सवाल हो गए मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाओ सर, यहाँ पर क्लेम्स लिखा हुआ है, क्लेम्स। क्या लिखा हुआ है, क्लेम्स लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पर मुझे जो एडजेक्टिव चाहिए ना, वो क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, दीज चाहिए। क्या चाहिए, दीज चाहिए, दीज, ठीक है। अब आगे आ जाओ सर, यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ पर रिवर की बात करूं, अक्रॉस रिवर, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ओवर। क्या लिखना पड़ेगा, ओ माफ करना, अक्रॉस। क्या लिखना पड़ेगा, अक्रॉस, रिवर अक्रॉस। अक्रॉस प्रिपोजिशन कब यूज होता है, जब रिवर भी चलती है, हम भी चलते हैं बगल से, है ना, तब हम अक्रॉस प्रिपोजिशन यूज करते हैं। पढ़ेंगे कभी प्रिपोजिशन चैप्टर में, ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर आई शेल नॉट रिसेट डैश, आई हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर एंड फाउंड द ट्रुथ। सर यहाँ पर जो है ना, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनटिल यूज करते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो हमें पता है सर, हमें पता है कि फॉर प्रिपोजिशन जो है ना, पर्पस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पर्पस के लिए यूज होता है। यू आर स्टडिंग फॉर व्हाट, फॉर सिलेक्शन,
है ना। तो सर यहाँ पर क्या हुआ है, लोकेशन फॉर द फैमिली विजिट, है ना, ये पर्पस बता रहा है यहाँ पर। आपने प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ा होगा, टू प्रीपोजिशन जो है वो डेस्टिनेशन बताता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन सोर्स बताता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आ जाओ जरा। हाँ, all human beings ought to have a moral center to fall back in times of crisis। सोचो जरा इसका क्या प्रीपोजिशन यूज होगा। हाँ, अब सुनो जरा, सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन बींग्स ऑट टू हैव, है ना, अ मोरल सेंटर टू फॉल ऑन, है ना। इनटू प्रीपोजिशन जब कोई मोशन वगैरह होता है तब वो यूज होता है ना। ठीक है, तो सर यहाँ पर जो है कई बार हमें ऐसे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, है ना। तो किसका यूज हो जाएगा, ऑन का। ठीक, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं, हाँ हाँ, अब हम आ गए ईडीएम्स वाली सेक्शन में। कहाँ आ गए, ईडीएम्स वाली सेक्शन में आ गए, है ना। आप एक बार जरा अपना आंसर मिलाओ। हाँ, लिसन विद हाफ एन ईयर, ये तो हर किसी को आंख बंद करके भी कोई देख के बता देगा। नॉट पे फुल अटेंशन, आधी ध्यान देना, है ना। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसमें एक्सप्लेनेशन जैसी कोई चीजें नहीं होती ईडीएम्स में, है ना भाई। हाँ, सर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डैड इन द वुल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई, इसका मतलब ये होता है अनचेंजिंग एंड फॉर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। हाँ, ये बेसिकली कलर वलर वलर को जब हम चेंज करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ था एक बार हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड है ना। अच्छा, अगले सवाल क्या है, अगला सवाल की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई, है ना। सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉट इंटरफेरेंस इन सिचुएशन वेयर इंटरफेरेंस में एग्जैबरेट मैटर्स, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, है ना। इस बार पेपर थोड़ा सा मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाला पेपर बनाया है इन्होंने, है ना। लेकिन अगर आपके पेपर बहुत अच्छे नहीं गए हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, कट ऑफ कम जाएगी। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो पेपर कई बच्चे सॉल्व नहीं करते, है ना। लेकिन अगर आपने शिद्दत से मेहनत कर रखी है तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। जैसे पिछले बार कट ऑफ 107 106 के आसपास गया था, है ना। तो इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मान लो आप 90 95, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ओटीए की बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ, सर अगला सवाल जो है, अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल है स्टिच इन टाइम्स, स्टिच इन टाइम सेव नाइन। इसका आंसर क्या होगा, टाइमली एड्रेसल, है ना। टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर। आप समय से पहले अगर आप वाकिफ हो जाते हैं चीजों से, वो कहना चाह रहा है ना। ये भी तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही है सर। हाँ, आगे आ जाओ भाई। ठीक है, अब कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो मतलब शुरू के उसके 5 10 15 क्वेश्चन गलत हुए तो आगे वो देखेंगे ही नहीं, उनको पता चल जाता है देख के मतलब है नहीं। अच्छा, कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी अंदर से आवाज आ जाती है कि यार मेरा कुछ होने वाला है नहीं, वो भी नहीं देखते आंसर की। आंसर की कौन देखता है, ज्यादातर वो बच्चे जिनको ऐसा लगता है यार मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना।
अब जो पढ़ने वाले नहीं है, ऐसे कई सारे बच्चे तो ऐसे भाई जो मतलब वो अगले अगले भरोसे वो बैठे रहते हैं, है ना। हाँ सर, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, फाइट फायर विद फायर, है ना। सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटेजी ऑफ वंस अपोनेंट टू काउंटर देम, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी जो एक दूसरे को काउंटर कर सके, है ना। ठीक है। 36, 36 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट एंड नैरो, है ना। सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट एंड मोराली मोरल एक्सेप्टेड, है ना, मोरली एक्सेप्टेड। ठीक है। हाँ आगे आ जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, समवंस ears आर बर्निंग, इसका क्या होगा सर, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, ऐसी कोई फीलिंग जब दूसरे लोग आपके बारे में सोच रहे हो, बात कर रहे हो, है ना। ठीक है भाई। हाँ उसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं, द वर्ड इज योर ऑस्टर, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द वर्ड इज योर ऑस्टर। नहीं पहले ये, हाँ इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यू हैव ऑल द अपोनेंट टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फॉर लाइफ, है ना। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अच्छा सर, इससे पहले एक क्वेश्चन एक था, टर्न वंस स्टोमक, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ ईडीएम्स के आखिरी सवाल में। ईडीएम्स देखो, ईडीएम्स एरर डिटेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था चीजें कि सर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ईडीएम्स में कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीजें नहीं होती, है ना। सर क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, है ना, अच्छा चीजें करना बिना रिवॉर्ड की कामना किए, बिना रिवॉर्ड की इच्छा किए, है ना। ठीक है, तो अपने 40 क्वेश्चंस हो गए सर, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ ये पिछले 2 साल से आ रहा है ना, ये पिछले 2 साल से ये सवाल आ रहे हैं, आप पढ़ के बताओ जरा एक बार। हाँ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, 41 की अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है सी, है ना। सी कैसे है देख लो जरा एक बार, सी कैसे है, क्या लिखा हुआ है, कन्फर्म्स, कन्फर्म्स द फर्स्ट, दो स्टेटमेंट लिखे हुए, है ना, द स्नो albatross is among the largest bird, है ना, ये कोई लार्जेस्ट बर्ड है दैट फ्लाइज इन द वर्ल्ड, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट हैज द वाइडेस्ट विंग स्पेन, विंग स्पैन अमong all birds with length reaching up to 12 फीट। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट तो नहीं कर रहा सर, है ना, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट भी, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्रास्ट एक ही होता है ना। रीइंफोर्स मतलब क्या होता है, रीइंफोर्स मतलब होता है इसके बारे में बयां कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सर ऑप्शन क्या बचा, कन्फर्म्स द फर्स्ट, इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ना। ठीक है, तो कई बार ऐसे ऑप्शन को ना आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सबको पता है कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है सर, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं he has a lot of money but he won't help us,
उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन उसने मदद नहीं की, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, या एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो सर कॉन्ट्रास्ट वाली तो कोई बात है ही नहीं, अगर कॉन्ट्रास्ट वाली कोई बात नहीं है तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, है ना। ठीक है, आओ जरा आगे देखो जरा। सर अगला जो आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 42। सर 42 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंड्स द फर्स्ट। अब पढ़ो जरा, द साइंटिफिक थ्योरी फर्स्ट प्रपोज्ड एज हाइपोथेसिस बट इट इज सब्जेक्टेड टू इंक्वायर एंड इज प्रूवन इट बिकम्स अ थेसिस। तो अब एक बात बताओ, ये फर्स्ट को प्रूव नहीं कर रहा भाई, ये फर्स्ट को प्रूव जैसी कोई बातें यहाँ पर नहीं हो रही है ना। अच्छा, हाइपोथेसिस द फर्स्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, चैलेंजेस द बटन ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसी इंफॉर्मेशन को ये क्या कर रहा है, साइंटिस्ट की कुछ थ्योरी के बारे में बात हुई, उसी इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर रहा है मेरे भाई, है ना। क्या कर रहा है ये, उसी इंफॉर्मेशन को ये एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 43 की, है ना, 43 की अगर बात करूं तो सर 43 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा आंसर, ए। हाँ, क्या लिखा हुआ है, द मैन हर्ट फॉर द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर स्टेट। नहीं सर, ये फर्स्ट को, देयर इज अ डीप पब्लिक एंगर ट्रिगर्ड, नहीं सर ये फर्स्ट को फॉलो नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, अल्टर भी नहीं कर रहा, इसका मतलब आंसर कौन सा है, ए, है ना। अच्छा सर, प्रिक्योसर मतलब क्या होता है, प्रिक्योसर मतलब होता है इसके बारे में रीजन देना, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करूं मैं, 44 की बात करूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब देखो, awareness about one's own personality is a type is very important. Self awareness is a difficult goal for almost people, for the most people, है ना। ठीक है, तो सर इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, है ना, कंफर्म नहीं कर रहा, कॉन्ट्रा पंक्चुअल नहीं कर रहा, कॉन्ट्रा पंक्चुअल नहीं कर रहा, वाइस वर्सा नहीं कर रहा, है ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं हम, 45 में आते हैं। 45 की अगर बात करूं, 45 की बात करूं तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, को रिलेट कर रहा है ना। आप पढ़ के भी पता कर लेंगे, है ना। लिबरलाइजेशन चेंज द कॉन्ट्रियस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, को रिलेट्स द फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। फुल्ली रीइंफोर्स द फर्स्ट, है ना, ये फुल्ली रीइंफोर्स कर रहा है फर्स्ट को। ठीक है, अगले सवाल में आ जाओ। 47 की अगर मैं बात करूं तो सर 47 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, इज फुल्ली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट। पढ़ के देखो एक बार, है ना। अगर मैं आंसर बताता हूं, है ना, तो आप एक बार खुद से पढ़ के देखो तो आपको खुद भी समझ आने लग जाएगी कहना क्या चाह रहा है। Mastery over any art from requires years to dedication and perseverance. It takes 10,000 hours of practice to become an expert in the field. तो एक बात बताओ, ये इसी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, कंसिस्टेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, फुल्ली कंसिस्ट विद, ये नहीं, फुल्ली कंसिस्ट विद द फर्स्ट, मतलब इसी इंफॉर्मेशन को ये आगे क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। कंसिस्ट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्ट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, कोई चीज जारी रखना, तो इसी इंफॉर्मेशन को जारी रख रहा है मेरे भाई, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ भाई, मतलब 48 में आ जाओ। चलो 48 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा हुआ है, द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो ग्रेट क्यों है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ होल्ड्स, अब देखो खुद ही बताओ, क्या तुम्हारा इतना दिमाग नहीं चल जाएगा, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की बात खत्म हुई, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात को आगे बढ़ाया गया, तो ये क्या कर रहा है सर, ये क्या कर रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहा है।
है ना, ये रीजन बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है ना। जैसे मैं कहता हूं कंपनी वॉज पेइंग हिम वेल बट ही लेफ्ट इट, कंपनी वॉज पेइंग हिम वेल, ये क्या है, रीजन है, बट ही लेफ्ट इट, ये क्या है, रिजल्ट है। तो सर यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ो जरा, प्रोवाइड्स रीजन फॉर द असर्शन, ये इसी चीज का क्या है, रीजन है, पढ़ो जरा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज सिविलाइजेशन एथॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है भाई, क्यों है भाई, क्यों, कारण क्या है इसका, क्योंकि यही है डेमोक्रेसी का असली कारण। हाँ, अब आ जाओ, अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 49 की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। रोसेट इज एन एडजेक्टिव फॉर रोज फ्लावर, है ना, द रोज इज अ पावरफुल, एक बात बताओ, इसी रोज को यहां पर आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, इसी रोज को क्या किया, आगे बढ़ाया, तो क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है, देखो एक्सपेंड्स द फर्स्ट, आंसर हो गया ये, है ना। हाँ, अब हम अगर बात करें 50 की, अगर मैं बात करूं तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है, द अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपीडिटसली इज टू अचीव, ये दिख नहीं रहा है, एक्सपीडिटसली इज टू अचीव वंस गोल्स, है ना। अब सुनना जरा, सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, इसका आंसर क्या है, प्रोवाइड्स अ मेटा मेटाफोरिकल रेसर रेसर्शन ऑफ द फर्स्ट, आपने पढ़ा होगा मेटाफर, है ना, मेटाफर आपने पढ़ा होगा, कुछ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, है ना, सिमली मेटाफर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्ली बर्ड के बारे में लिखा हुआ है ना, और ये बताया गया अर्ली बर्ड के बारे में, क्या बताया गया है, वंस टास्क अचीव वंस ग्रेट गोल्स, है ना। तो सर ये असर्शन रीजन तो नहीं हो सकता, ये रीएनफोर्स तो नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं हो सकता, क्या है आपको पढ़ के कहीं से नजर आया ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये असर्शन रीजन वाला कॉन्टेक्स्ट है, क्या नहीं है, ये असर्शन रीजन वाला कॉन्टेक्स्ट तो ही नहीं। तो आप एक सिंपल सी लॉजिक से इसको एलिमिनेट करो कि सर यहाँ पे असर्शन रीजन ये नहीं दे रहा, सर यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, है ना, यहाँ पर रीइंफोर्स की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ, हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51, सबसे आसान है ये, है ना। 51 की अगर बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो, अब सी में देखो जरा, सी में सेंटेंस की शुरुआत किससे है, आर से, है ना। तो यहां पर देखना, द तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1940s इज ऑफन, है ना, इज ऑफन, उसके बाद ऑफन कंसीडर्ड, ये जो ऑफन है ना, ऑफन, ये कंसीडर की क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऑफन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ही तो बताता है। तो मैंने एक बेसिक सा ग्रामर यूज किया कि सर ये ऑफन क्वालिफाई किसको कर रहा है, ऑफन एंड को क्वालिफाई करेगा क्या, नहीं, ऑफन सोशोलॉजिकल को क्वालिफाई करेगा क्या, नहीं, ऑफन विशेषता किसकी बताएगा, वर्ब की, और वर्ब कहां पर है, कंसीडर्ड, इसका मतलब सर आर के बाद पी आएगा, आर के बीच पूरे के पूरे ऑप्शन में आर के बाद पी कहां पर है, सी में है, ये आंसर हो गया। अब सुनो जरा, अब बच्चे सोचते हैं कि सर ग्रामर की कोई हेल्प होती है क्या, बहुत ग्रामर की हेल्प होती है, देखो ये पूरी की पूरी ग्रामर बेस्ड ही तो है। ये ऑफन किसकी विशेषता बता रहा है, मुझे ये बता दो, क्या ये एंड की विशेषता बता सकता है क्या, नहीं बता सकता, क्या ये सोशोलॉजिकल की विशेषता बता सकता है क्या, नहीं, सोशोलॉजिकल वर्ब नहीं है सर, एडजेक्टिव है, ये किसकी विशेषता बताएगा, कंसीडर्ड की। अब ये सवाल ये चेक कर रहा है कि आर के बाद पी आएगा, क्या आपको ये बात पता है, बस आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मुझे कि आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करूं तो 52 का आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी, 52 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बी में देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद सोशल मूवमेंट्स, है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज देयर कोएग्जिस्टेंस विद नेशनल स्टेट्स एंड
उसके बाद क्या लिखा हुआ, आखिरी में क्या लिखा हुआ है, एंड एस के बाद क्या है, क्यू है ना, एंड देयर पॉलिटिकल। अब एक बात बताओ, ये क्या है सर, नाउन है। एंड कंजंक्शन किसको जोड़ता है, सेम रैंक के वर्ड को जोड़ता है, तो सेम रैंक का वर्ड क्या है, इंस्ट्रक्शंस। तो ये दो नाउन को जोड़ने वाली ये क्या है, कंजंक्शन है ना। ठीक है, अब आगे देखो जरा, 53 की अगर बात करूं मैं, 53 की, तो सर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये दिख नहीं रहा है, धुंधला सा है ना, यहाँ सामने से तो मुझे नहीं दिख रहा है, आप खुद ही इसको पढ़ करके देख लेना। इसका आंसर 53 का आंसर क्या है, 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे अगले सवाल में आ जाओ, 54 में आ जाओ। ये भी नहीं, क्या दिख रहा है यार, क्या लिखा हुआ है, अलोंग टू। चलो इसका भी आंसर टिक कर लो बस। 54 की अगर मैं बात करूं तो 54 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, है ना। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स, उसके बाद अलोंग टू, टू के बाद क्या है, ये दिख, टू एक्सेस पता नहीं, दिख नहीं रहा है भाई, है ना। ठीक है, 55 में आ जाओ। हाँ ये बढ़िया दिख रहा है। 55 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, है ना। हाँ, ऑल्दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स, है ना, आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव, मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, 56 की अगर बात करूं मैं, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसके बाद हैज विटनेस्ड इंप्रेसिव, इतना पता चल गया बहुत है ना। अच्छा, हाँ, 57 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 57 का आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आसान है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद ही देख लेना। हाँ, 58 की अगर बात करूं मैं, 58 का आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट, है ना, टुडे आर बट अ स्टेप टुवर्ड्स, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रेटर ग्रेटर, है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 58 का, 58 का था डी, क्या था, डी था। हाँ, 58 का क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। 59 की अगर बात करूं तो 59 का आंसर क्या है, 59 का आंसर है ए, 59 का आंसर क्या है, ए, है ना। 59 का आंसर है ए। ड्यूरिंग ब्रिटिश द ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द पीजेंट ऑफन टुक, है ना, टुक पार्ट इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द टैक्सेस एंड फूड, उसके बाद स्कैरसिटी बट दे लैग्ड, इतना काफी है, आपको 3 पेयर मिल गया, 2 पेयर मिल गया, बस आंसर आना चाहिए, है ना। रीडिंग करना है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज के पेपर से आपको ये पता चल गया होगा, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होता। और एक बात आपको ये भी कह देता हूँ, दुनिया का कोई टीचर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से रीडिंग नहीं करोगे, है ना। आप खुद से रीडिंग करोगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। अगर आपकी रीडिंग बहुत वीक है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, है ना। अब आपके आशीष सर बहुत उत्सुक हो रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, है ना। आशीष सर मेरा खुद फेवरेट है ना। मैं कई सारी चीजें आशीष सर से सीखता हूँ। हाँ, इसका क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ठीक है,
अब देखो, एक बात मैं और कह देता हूँ, हो सकता है किसी और आंसर कीज में आपने एक आध क्वेश्चन जो है इधर उधर देखा होगा, तो ध्यान रखना भाई, हम कोई मतलब ह्यूमन प्रोसेसर है, हम एक ह्यूमन प्रोसेसर है, हम कोई एक एग्जैक्ट, आपको एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाए, आपको कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए एक आध क्वेश्चन में, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप किसी और के आंसर कीज देखोगे तो हो सकता है दो तीन क्वेश्चन में आपको एक आध दो क्वेश्चन में आपको कुछ वेरिएशंस मिले, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है ना। अभी आपको पता होगा रिसेंटली एसएससी के एग्जाम हुए थे, मेंस में 20 क्वेश्चन गलत हो गए उनसे, तो भाई वो एसएससी है, उनसे 20 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो हमसे भी एक आध दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, है ना। क्यों सर? जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आपने देखा है कि 60 क्वेश्चंस आपके रोहन सर ने आपको करा दिए हैं। अगर बेटा मैं पेपर की बात करूं आपको, तो जैसे आपने 60 क्वेश्चन देखे, अगर आप पूरा पेपर भी एनालाइज करते हैं तो ज़्यादातर पेपर जो आपका था वो आपका वोकेबलरी बेस्ड था। कैसा था? वोकेबलरी बेस्ड, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे है? वोकेबलरी बेस्ड है ना। ठीक है, और ग्रामर भी आई है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन किस चीज़ का है? वोकेबलरी बेस का है। तो आई होप, और इस बार थोड़ा पेपर बेटा क्या था कि जो छोटी छोटी चीज़ें भी थी ना आपकी, मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं या हम जो होमोनियम्स की बात करें या वोकेबलरी की बात करें, तो उन्होंने क्या करा है, छोटी छोटी चीज़ों को भी थोड़ा सा लेंथी करके आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए 60 क्वेश्चन आपको रोहन सर ने आपको कराई दिए। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, सेट 8 है हमारा, है ना। 61 क्वेश्चन आपका क्या था? 61 क्वेश्चन में आपका है PQRS, है ना। ठीक है, S1 S6 आपके PQRS है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए S1 में क्या लिखा है कि द मिनिमम थर्मामीटर हैज अ लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इट्स कलरलेस अल्कोहल। ठीक है, S6 में लिखा था डेली टेम्परेचर is recorded since a permanent continuous record of temperature is desired. P में लिखा है when the meniscus moves up to bore it leaves the index behind to register the lowest temperature. Q में लिखा है R reciting the dumbbell of the minimum thermometer is accompanied by the action of inverting the stem until the index slides down to the meniscus. और R में लिखा है a tiny dark index in the shape of a long dumbbell is placed in the bore below the top of the alcohol column. It is mounted horizontally and as the alcohol contracts with the decreasing temperature the meniscus of the alcohol pulls the index down. अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, देखो Q Q S S, अब देखो इसमें दो ऑप्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर बात किसी गई है द मिनिमम थर्मामीटर की। अब मिनिमम थर्मामीटर की इसमें बात की गई है द लार्ज बोर, एक उसमें लार्ज बोर होती है, नली टाइप की होती है, एंड फ्लूइड इज कलरलेस अल्कोहल, और जिसके अंदर फ्लूइड होता है कैसा होता है? कलरलेस अल्कोहल होता है। तो अगर आप देखोगे जो यहाँ पे थर्मामीटर की बात कही गई है वो यहीं पर, यहाँ पे इट लिखा हुआ है। ये जो इट है बेटा ये किसके लिए आया हुआ है? आपका थर्मामीटर के लिए है। दैट मीन्स हमारा जो इसके बाद आने वाला है, हम शुरुआत किससे करेंगे? इसके बाद एस से करेंगे, यानी कि मेरे ये दो ऑप्शन तो हट गए। ठीक है, मेरे ये दो ऑप्शन तो हट गए बेटा, है ना। अब इसके बाद वो इट इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली, कैसा है? हॉरिजॉन्टली होता है, एंड एज द अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और इसमें क्या होता है, जैसे टेम्परेचर गिरता रहता है तो जो अल्कोहल है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। द मिनिस्कस ऑफ द अल्कोहल पुल्स द इंडेक्स डाउन, जिससे कि जो इंडेक्स है वो नीचे आता रहता है। ठीक है, अब एस के बाद हमारा कौन सा? या तो क्यू आएगा या तो आर आएगा। अब क्यू को देख लो, रिसेटिंग द डम्बेल ऑफ द मिनिमम थर्मामीटर। अब डम्बेल की बात करी गई है यहाँ पर। ठीक है, is accompanied by the action of inverting the stem until the index slides down to the meniscus। और R में क्या लिखा हुआ है? A tiny dark index in the shape of a long dumbbell is placed at the bore below the top of the alcohol column। अगर आप बात करोगे तो बेटा यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात करेगी, उसके इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो डार्क इंडेक्स, इंडेक्स डाउन, यानी कि S के बाद मेरा क्या आना चाहिए? S के बाद मेरा R आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 61 का आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, कैसे हुआ? तो थर्मामीटर की बात हुई, उसके लिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है कि उसमें एक हॉरिजॉन्टली क्या होता है? अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, और फिर वो अल्कोहल ठंडा होने पर क्या हो जाता है? और अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर द मिनिस्कस ऑफ द अल्कोहल पुल्स द इंडेक्स डाउन, नीचे हो जाता है। फिर इंडेक्स की बात इसमें ही की गई है, तो फिर हमारा आर आ गया। और इसके बाद इंडेक्स के बाद अगर आप इसके बाद देखोगे यहाँ पे की गई है। ठीक है, ये देखो, तो आर के बाद क्या आ जाएगा? आपका क्यू आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका पी आ जाएगा। तो एस आर क्यू पी आपका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 62। 62 में क्या है आपका? 62 में लिखा है आपका द क्राइटेरियस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 146 मिलियन ईयर्स अगो टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। कि ये जो पीरियड था ये कब स्टार्ट हुआ था? 146 मिलियन ईयर्स अगो, और 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हो गया था।
ठीक है, अब इसके बाद ही बात करते हैं इसमें, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो क्यू क्यू पी पी, अब पूरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं 62 का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर होगा आपका सी, सी आंसर सही होगा इसका, पी आर एस क्यू। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर बोला गया जो क्रिटिकस पीरियड है ना, वो कहाँ है, 146 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 65 ईयर्स अगो तक है। इसके बाद अगर आप देखोगे जो ये चीज़ें थी, अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट दिस पीरियड, इसके बाद इसके अलावा इज मार्क्ड बाय द ऑफ द सी एंड आउटपोरिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लार्वा आया था इसमें, फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप बना दिया उसने, इंट्रूजन ऑफ प्लूटोनिक रॉक सच एज कार्बो एंड ग्रेनाइट, इसमें ढंग से आना नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पी आ जाएगा हमारा, और पी के बाद हमारा, इसी के बाद अगर आप देखोगे तो दिस आउटपोरिंग हैज़ बीन वेरी, तो ये जो आउटपोरिंग हुई है, ये देखो यहाँ पे आउटपोरिंग लिखा हुआ था, ठीक है, पी में आउटपोरिंग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये ही आउटपोरिंग जो यहाँ पर आपकी बताई गई है, देखो है ना, जो पी में आपको आउटपोरिंग बताई गई, उसके बाद आर है, दैट मीन पी के बाद मेरा क्या आना चाहिए, आर ही आना चाहिए, और पी के बाद मेरा आर ये रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आउटपोरिंग लिखा है, इसके बाद दिस आउटपोरिंग, इसी आउटपोरिंग की बात हो रही है ना, तो पी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और पी के बाद आर किस में, सी ऑप्शन में, तो पी आर एस क्यू हमारा आंसर हो जाएगा 62 का सी। अगला 63 क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है कि जो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स है, द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नोन एज द विंध्या माउंटेन्स, उनको क्या बोला गया है, विंध्यन माउंटेन्स बोला गया है, ऑक्यूपाई अ लार्ज बेसिन, उन्होंने एक बड़ा बेसिन को ऑक्यूपाई कर गया, एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ से लेके इन द वेस्ट टू द सासाराम एंड देहरी ऑन सोन इन द ईस्ट तक है, ठीक है। S1 में ये आ गया आपका, ठीक है बेटा। अब आगे देखें तो द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल नोन फॉर डायमंड प्रोडक्शन, इसमें ये बताया गया। अगर आप इसमें देखोगे ऑप्शन में पी क्यू एस पी, यानी कि दो पीपी से हो रहे हैं और एक क्यू और एस से हो रहे हैं, इसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स है ना, उनको क्या बोला गया, नोन एज द विंध्यन माउंटेन्स, विंध्या माउंटेन, ऑक्यूपाई अ लार्ज बेसिन, उन्होंने बहुत बड़ा एक बेसिन ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि चित्तौड़गढ़ से लेके इन द वेस्ट में, चित्तौड़गढ़ से लेके सासाराम एंड देहरी ऑन सोन इन द ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बेसिन की बात हुई थी, ये जो बड़ा बेसिन है, तो इसमें देखोगे आप आएगा वन ब्रांच ऑफ द बेसिन, इसकी जो एक ब्रांच है किसकी, बेसिन की, यानी कि पी से हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि क्यू में क्या लिखा हुआ है, इन सम ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द विंडो सिस्टम आर फाउंड डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्रुएंट्स, यानी कि डायमंड की बात यहाँ की गई है, और ये तो डायमंड प्रोजेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये एस लास्ट में आएगा ना, तो ये क्यू कैसे आ सकता है, तो ये हमारा होगा नहीं। सेवरल आइसोलेटेड एक्सपोजर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन द बस्तर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, अभी यहाँ पर बात हुई नहीं, तो पहले बात हम करेंगे इनमें से एक, तो वन ब्रांच ऑफ द बेसिन, बेसिन की बात हो रही थी ना, तो पहले आपका पी आएगा, ठीक है, पी आएगा। अब पी के बाद क्या आएगा आपका, देखो वन ब्रांच ऑफ द बेसिन, बेसिन की जो ये एक ब्रांच है, एक्सटेंड कहाँ से लेके, सासाराम से लेके कहाँ तक है, होशंगाबाद तक है, और यही ब्रांच देखो वन ब्रांच, और फिर क्या लिखा है, दिस ब्रांच, यानी कि इसी ब्रांच की बात हो रही होगी, तो पी के बाद क्या आएगा आपका, आर आएगा, और पी के बाद आर कहाँ पर है, ए में है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए मेरा आंसर हो जाएगा पी आर एस क्यू, ठीक है। देखो बेटा S1 S6 हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको कड़ियाँ जोड़नी है। अगर आपने एक को दूसरे से इजीली जोड़ दिया तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं आपको, अगर सारे अलग अलग है तो हमारे लिए और अच्छी बात हो गई, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। अगर कहीं पर जो सेम जैसे पी और पी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप पहले देख लो कि जैसे यहाँ पर बोला गया था कि बेसिन, लार्ज बेसिन, अब इन्हीं वन ब्रांच, एक ब्रांच ऑफ द बेसिन, इनमें ब्रांच बेसिन की एक ब्रांच है ना, फिर इसी ब्रांच के बारे में यहाँ पे बात की है, यानी कि पी और पी के बाद मेरा क्या आएगा, आर आएगा, तो पी के बाद आर किस में, ए में ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा। 64 में बात करते हैं। 64 में बोला गया है कि ड्रॉट इज अ कंटिन्यूअस एंड लेंथी पीरियड ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ड्रॉट आप जानते हैं, जब हल्की हल्की बारिश होती है उसको हम ड्रॉट बोलते हैं, है ना। हैवी रेन नहीं होती, हैवी रेन तो कॉन्टिन्यूस रेन होती है ना। ड्रॉट मतलब जब बूंदाबांदी वाली बारिश होती है उसे हम ड्रॉट बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। फिर लिखा गया है कि इन इंडिया ड्रॉट्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन द एरियाज वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ पर ड्रॉट वहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज ओवर 20%, है ना। अब देखो यहाँ पर ड्रॉट के बारे में बोला गया,
इसमें लिखा है दिस डेफिनेशन इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन। अगर आप देखोगे दिस डेफिनेशन मतलब कौन सी डेफिनेशन, जो डॉट की है, यानी कि मेरा जो सेंटेंस होगा वो पी से स्टार्ट करेंगे हम। और अगर पहले आप ऑप्शन को देखो तो क्यू एस पी आर। बढ़िया बात इस क्वेश्चन में क्या है कि सारे के सारे अलग ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन की जो स्टार्टिंग हुई है अलग से हुई है। यानी कि अगर मैं पहला ऑप्शन पता कर लूंगा कि भैया कौन सा सही सुटेबल है, तो मुझे बाकी करने में इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लिखा गया कि ड्रॉट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड लेंथी पीरियड ड्यूरिंग विच, मतलब जो ड्रॉट होता है वो एक लेंथी और कंटिन्यूस पीरियड है। भैया जो बूंदाबांदी वो लगातार होती रहती है और देर तक होती है, ठीक है। और उसके बारे में बताया गया कि ये होता है नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। और दिस डेफिनेशन हाउएवर डज नॉट अप्लाई इन मौसिनराम, मानी कौन सी डेफिनेशन, जो ड्रॉट की डेफिनेशन है ये अप्लाई नहीं होती कहाँ पे, मौसिनराम में और चेरापूंजी में, वेयर इवन 1 वीक रिकॉर्डिंग लेस देन 0.25 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल मे बी कंसिडर्ड एज अ ड्रॉट पीरियड। मतलब जब 0.25 मिलीमीटर से कम बारिश होती है ना, तब वहाँ पर ड्रॉट बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि भैया इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आ गई, तो मेरा आंसर पी से स्टार्ट होगा, और पी का एक ही ऑप्शन है, तो पी क्यू एस आर हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बाकी पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि ये ही मुझे इससे रिलेट कर रहा है, बाकी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर 64 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 65 में बात करते हैं, तो बोल गया द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। जो बड़े बड़े फार्मर्स की जो डेफिनेशन है, बड़े बड़े स्टेट है ना, वो अलग अलग स्टेट में भारत के अलग अलग है, ठीक है। दिस ट्रेंड इंक्रीज द इनकम बेस ऑफ दोज हु वर ऑलरेडी रिलेटिवली वेल ऑफ एंड बेटर प्लेस इन सोसाइटी। अगला, इन द इनिशियल फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरुआती दौर में द लार्ज फार्मर्स वर एबल टू अडॉप्ट द हाई यील्डिंग वेराइटीज इजीली। मतलब अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत के फेज में देखेंगे, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो वर एबल टू अडॉप्ट, उनको अडॉप्ट करना आसान हुआ क्या, हाई यील्डिंग वेराइटीज इजीली। मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्शन के जो बीज थे ना, उनको प्राप्त करना उनके लिए ईजी था। द न्यू वेराइटीज इंक्रीज देयर सेविंग्स, जो नई नई वेराइटीज थी उन्होंने इनकी सेविंग्स को बचाया। बोट टू बाय मशीनरी, क्या कैसे, जैसे कि जिससे कि दोनों तरीकों से, मशीन खरीदने में दैट कैन डिस्प्लेस लेबर, है ना, जिसने कि लेबर को डिस्प्लेस कर दिया, एंड टू परचेज मोर लैंड, और उस एक और दूसरा क्या है जिससे उन्होंने और ज़्यादा लैंड खरीदी। आर फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर हैविंग 10 एकर्स इन केरला इज एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर है जिसका 10 एकर्स है, कहाँ पे, केरला में, इज अ लार्ज फार्मर, वो एक बड़ा फार्मर है। वाइल जबकि राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में वो ही फॉल्स अंडर, मतलब किसके नीचे गिर जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाएगा जो कि स्मॉल और मीडियम फार्मर आता है। क्योंकि आपको पता है, मैं बात करूं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, वहाँ पे ज़्यादातर लैंड प्लेन है। अब केरला में जब भैया आपके रिवर्स भी है ना, तो ज़्यादातर प्लेन एरिया, फर्टाइल लैंड कहाँ पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। मतलब जहाँ पर केरला में जो आपका फार्मर 10 एकड़ वाला वो एक बड़ा फार्मर है, वो ही फार्मर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आके कैसा बन जाएगा, वो आपका गिर जाएगा स्मॉल और मीडियम फार्मर में, ठीक है। और ऑल द स्टडीज कंडक्टेड, जितनी भी स्टडीज है इन एरियाज वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ सक्सेस शो दैट द लार्ज फार्मर्स हैव बीन द मेन गेनर्स ऑफ द पैकेज प्रोग्राम। मतलब जितने भी आपको जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जो मेन गेनर्स बने हैं ना, वो कौन थे, ये स्टडी बताती है आपके, वो लार्ज फार्मर्स थे, मतलब बड़े बड़े फार्मर्स को इनका फायदा हुआ है। अब ऑप्शन अगर देखते हैं तो क्या है हमारा, क्यू आर पी एस, फिर अलग अलग है। तो अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल बड़े फार्मर का दिया गया ना, कि जो केरला में 10 एकड़ वाला जो बड़ा फार्मर है, और यहाँ पर ही बोला था कि हमने फार्मर की अलग अलग परिभाषा है। तो भैया इन सब में से, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद में आएगा, तो पहले मेरा क्या आएगा, पहले मेरा आर आएगा, क्योंकि फार्मर की बात यहाँ पर की गई है ना, कि जो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फार्मर जिसके पास 10 एकड़ है केरला में, वो बड़ा फार्मर है ना, और फार्मर यहाँ पे बोला था कि फार्मर, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, आर से स्टार्ट करेंगे, और आर एक ही ऑप्शन में है हमारा, बी ऑप्शन में बाकी अलग अलग, तो आर एस पी क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बोला कि अगर ऑप्शन अलग अलग है तो हमारे लिए आंसर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पहला बदल गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आपका बी इसका आंसर होगा। 66 की बात करते हैं, ठीक है। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो सबसे बड़ा डिप्रेशन है ना, वो क्या है, कौन सा पीरियड, जब हमारे पास हम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, लो प्रॉफिट्स होंगे, लो प्राइसेस ऑफ गुड्स होंगे, हाई पॉवर्टी होगी, एंड द स्टैंड स्टिल ट्रेड मार्केट देन अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पी आर क्यू एस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट बिगेन अराउंड, जो ये है कब स्टार्ट हुआ था, 1929 में, एंड लास्टेड टिल द मिड 1930 तक रहा, ठीक है। उसके बाद द वर्स्ट हिट सेक्टर, जो सबसे बुरे तरीके से हिट हुए हैं, वर हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड लॉगिंग, ठीक है। और क्यू में क्या आ जाएगा,
दो द स्टॉक मार्केट क्रैश और 1999 डिड नॉट कॉज अ डिप्रेशन, सर्टेनिटी इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ रिकवरी, ये हो जाएगा। और इसमें द डिप्रेशन एंडेड इन, ये जो डिप्रेशन कब खत्म हुआ 35 में, एंड लेड टू मेजर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स और मोस्ट नोबली अमंग दीज वाज व न्यू डील। अब इन सब में से तो हमारा जो आंसर हो जाएगा PRQS, ये सही आंसर होगा। सी आगे देखते हैं 67, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेज हैं वो पहले बात तो जरूरी है किसके लिए, सस्टेनेंस के लिए, साथ साथ डेवलपमेंट के लिए भी। कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या नहीं रोकती है, रिसोर्सेज का यूज को रोकती नहीं है कंजर्वेशन करना, बट एम्फसाइजेस जुडिशियस एंड प्लान, और किस पे जोड़ देती है, जुडिशियस मतलब वाइजली एंड प्लान यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज़्यादा यूज करना, एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन करना, मतलब बिना सोचे समझे हम बस कंज्यूम करे आते हैं, ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट हाउएवर आर लीडिंग टू देयर डिप्लीशन, मतलब उनके जो बढ़ोतरी को में कमी लाएगा वो, है ना। अब देखो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो QSPS, 2 S वाले, एक QFP है। बात की गई है पहले S1 में किस चीज़ की, कि जो रिसोर्सेज है वो जरूरी है फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज सस्टेन, मतलब बने रहने के लिए और साथ साथ डेवलपमेंट के लिए, है ना। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें लिखा गया जो ये कॉन्सिक्वेंसेज है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट हाउएवर आर लीडिंग टू द डिप्लीशन, दीज कॉन्सिक्वेंसेज, ये जो परिणाम है कैन बी टैकल्ड बाय अडॉप्टिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन, किससे टैकल किया जा सकते हैं, जो ये परिणाम है, कौन से परिणाम है अभी हम देखेंगे, पता नहीं चला है ना। टू कंजर्वेशन किससे किससे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, by adopting resources conservation as a means to manage and save resources for a better future. Such depletion has the socio-economic and environmental consequences, मतलब जो ये डिप्लीशन है ना, इसका क्या परिणाम होगा, सोशो इकोनॉमिक भी होगा, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, ये परिणाम हमको झेलने पड़ेंगे। इसमें लिखा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स का मतलब क्या, एफिशिएंटली यूजिंग रिसोर्सेज, कि हम एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज का यूज करेंगे दैट आर नीडेड नाउ, जिनकी अभी हमें जरूरत है, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बिना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को हार्म किए हुए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, हमें इसके बाद देखना होगा, पहले यहाँ पे हमने कि रिसोर्सेज की बात की है ना, कि जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए और बने रहने के लिए भी, सस्टेनेंस के लिए भी। तो अगर हम इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे या अनप्लान्ड तरीके से कंज्यूम करेंगे रिसोर्सेज का फॉर डेवलपमेंट के लिए, हाउएवर आर लीडिंग टू द डिप्रेशन, जिससे क्या अब क्या होगा, उनसे उनका डिप्रेशन होने लग जाएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे बेटा, P आना चाहिए, है ना। और अब तो यहाँ पे डिप्रेशन लिखा हुआ है ना, और डिप्रेशन यहाँ पे क्या लिखा है, सच डिप्लेशन, ये डिप्लेशन, तो P के बाद क्या आना चाहिए मेरा, R आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, देखो अब ये परिणाम कैसे, सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, और ये परिणाम बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसके बाद हमारा Q आ गया और बचा क्या, S आ गया, तो PRQS हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कड़ी जोड़ दी देखो मैंने, डेट डिप्लीशन, डिप्लीशन यहाँ लिखा है तो P के बाद R आना चाहिए, यहाँ पर लिखा है कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर लिखा है तो R के बाद क्या आना चाहिए हमारा, Q आना चाहिए, तो PRQS हमारा सही आंसर हो जाएगा। 68, लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, India has a vast land mass, but it is important to ensure careful planning in the utilization of these land resources. It is therefore an important asset that needs to be used with care and concern because it is finite in nature. All over the world, land supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, and communication and transport system. Hence, land is of great significance for all nations. As well, in consequence to all of these, careful planning of land use assumes the utmost significance. देखो S1 में क्या लिखा है कि लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, कि जो जमीन है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिसोर्स है। अब कैसे रिसोर्स है इसके बारे में पता चलना चाहिए। देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले ऑप्शन देख लो QS यानी कि S और SQ से करना है, तो आप Q को देख लो या S को देख लो। S में लिखा है इन कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब परिणाम है, टू ऑल ऑफ दीज, इन सब में से। अब किस में से, ये तो मैं बताया नहीं ना, तो मैं S से तो करूंगा नहीं, पहले S से तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, तो Q से करेंगे। तो Q को देखो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो लैंड है वो सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक जो आपकी वेजिटेशन है उसको, जंगली जीवन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो पहले हमारा Q आ गया, अब Q के बाद R है, R के बाद P है।
अब आर और पी को जोड़ लो, ठीक है। अब इट इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट एसेट दैट नीड्स, जो एक इंपॉर्टेंट एसेट जिसकी जरूरत है, टू बी यूज विद केयर एंड कंसर्न बिकॉज इट इज फाइनाइट इन नेचर। ये लिखा है, उसमें लिखा है हैंस लैंड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस केयर सिग्निफिकेंस फॉर ऑल नेशन, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि पूरी दुनिया में, और यहाँ पे ये लिखा है, तो क्यू के बाद मेरा क्या आना चाहिए, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा हुआ है और सारे नेशन, यानी कि क्यू के बाद मेरा आर ही आना चाहिए ना बेटा, तो क्यू के बाद आर और आर के बाद पी, पी के बाद एस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा हुआ है और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे ऑल नेशंस भी लिखा है, इन्हीं की बात हो रही है ना, सारे राष्ट्र पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में क्या होंगे, सारे राष्ट्र होंगे ना। पहली बात तो हमें बताया गया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यानी कि इससे पता चलता है, इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि लैंड की एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है, तो यानी क्यू के बाद क्या आ गया हमारा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन से हम आसानी से ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 69 देखो, 69 में क्या लिखा है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 हैज आउटलाइटेड दैट द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ कंट्री मस्ट बी एट लीस्ट 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो पी एस क्यू क्यू, पी दो सेम है और एक अलग है, ठीक है ना। आओ इसको देखते हैं, सम लैंड, अब यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की गई है कि आउटलाइन दैट द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ कंट्री मस्ट बी एटलीस्ट, मतलब जो हमें जितना फॉरेस्ट एरिया चाहिए ना कंट्री में, कितना होना चाहिए, कम से कम 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, जितनी जियोग्राफिकल एरिया उसका 33% होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा गया, इसके बाद का ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, हाउएवर द प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर इज ओनली 23%, मच लोअर देन द डिजायर्ड परसेंटेज, मतलब जो अभी का है वो तो खाली 23% है, जो कि जो हमको चाहिए ना उससे बहुत ज़्यादा कम है। दिस वॉज फेल्ट टू बी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, इसकी जो ये हम महसूस होता है कि आवश्यकता क्यों है इसकी, क्या मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस। सम लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, कुछ लैंड को उन्होंने वेस्ट लैंड बना दिया है। दिस इंक्लूड्स, इसमें रॉकी एंड डेजर्ट एरिया जाता है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र है वो कैसा है हो गया, वो उनका मानना है कि ये तो बिल्कुल क्या है, वेस्ट लैंड है। दिस क्रिएट्स डिफिकल्टीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, ये क्या क्रिएट करेगा, डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा मिलियंस ऑफ पीपल के लिए हु लिव इन द फ्रिंज एरियाज, जो फ्रिंज एरियाज में रहते हैं फॉरेस्ट के, एंड डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, मतलब कि जैसे जो जनजातीय लोग होते हैं ना, जो खाली जंगलों में ही रहते हैं, जहाँ पर नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका जाना अलाउड नहीं है, उनको इफेक्ट करेगा ये, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसका आंसर क्या, देखो पहले में आपको बोला गया कि हमको जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है हैज आउटलाइन, ये आउटलाइन कर दिया गया है कि हमें तो 33% कम से कम 33% एरिया तो चाहिए, किसके लिए, फॉरेस्ट एरिया, है ना, चाहिए कहाँ पे, देश में, ठीक है, जितना हमारा जियोग्राफिकल एरिया उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप देखते हो तो कहीं कौन सी है, अब ये जो जरूरत पड़ी है ना, डिजायर जो इच्छा है हमारी, तो देखो दिस वॉज फेल्ट, ये कब महसूस हुआ, और इसकी आवश्यकता है जो नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द, क्या, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले हमारा आएगा क्यू, पहले क्या आएगा हमारा, क्यू आएगा, है ना। अगर मैं आपको देखूं तो पहले हमारा क्या आएगा बेटा, पहले हमारा आना चाहिए क्यू आना चाहिए, ठीक है, क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, ये दोनों फिर हमारे हट गए, पी एस तो होगा नहीं, क्यू हो जाएगा, और क्यू के बाद हमारा क्या आना चाहिए, देखो अब यहाँ पे कहा दिस वॉज फेल्ट टू बी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजी, ये जो 33% है ये किसके लिए हम जरूरी है, क्या मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। यद्यपि अब हाउएवर, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इसके बाद ये आना चाहिए, क्योंकि बाद एस तो आएगा नहीं, क्योंकि सम लैंड, दिस क्रिएट डिफिकल्टीज, क्या क्रिएट करता है, अभी तो वो आया नहीं, देखो हाउएवर द प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर इज ओनली, यद्यपि जो अभी कवर हो रहा कितना है, 23% है, यानी क्यू के बाद क्या आना चाहिए हमारा, पी आना चाहिए, है ना। उसके बाद आएगा कि एस, दिस क्रिएट्स डिफिकल्टीज, ये क्या करेगा, ये जो चीज़ है जो खाली 23% है वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा डिफिकल्टीज, फिर हमारा आएगा एस, उसके बाद आएगा हमारा आर, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, डी इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो डिजायर्ड है, इसकी जो आवश्यकता है वो यहाँ लिखी हुई है, जबकि वो 23% है, और ये क्या है 23%, पी के बाद क्यू के बाद पी आ गया, और ये क्या घड़ी करता है, मुश्किल घड़ी करता है, तो क्यू पी एस आर हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। 70 में आते हैं, 70 में लिखा है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दस ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के पूरक है वो। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मूव विद इन द रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम, मतलब स्पेस जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से वो क्या था,
जो बहुत समय था जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है ना, मूव उसी में घूमता रहता था वो। दिस हैज बीन मेड पॉसिबली बाय द डेवलपमेंट ऑफ द फास्ट, ये दिस हैज बीन मेड मतलब हो पाएगा किसे, पॉसिबली हो पाया किसे, डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से। हाउएवर विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है किसका, किसकी क्षेत्र में, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है ना। दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड हैज़ एज अ कॉन्सिक्वेंस बिकम वन बिग विलेज। अब जो ये वर्ल्ड है इसके परिणाम में एक बड़ा गांव बन गया, एंड डिस्टेंसेज हैव बिकम इमर्टियल, और टू बी मोर प्रिसाइज डिस्टेंसेज सीम टू हैव श्रंक। मतलब जो बड़ी बड़ी दूरियां है वो भी छोटी हो गई है। और देखो पी पी क्यू एस दो सेम है और एक अलग है। पहले बाद में अगर आप देखोगे तो S1 में आपको ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया कि वो बहुत जरूरी है किसके लिए, मनुष्य की एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रेस में, है ना, ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसके बाद देखेगा अब वो बोल रहा है कि दिस हैज बीन मेड पॉसिबली, अब हो पाया ये तो अभी पता नहीं चला है ना, इसको हम बाद में पी से तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, पी से बोल रहा हूँ कि दिस हैज बीन मेड, कि ये जो हो पाया पॉसिबली बाय डेवलपमेंट, किससे हो पाया ये तो बताया नहीं गया, अभी ये हटा देंगे हम। ऐसे में द वर्ल्ड हैज अब कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी हटा देंगे, तो पी हमारा आएगा। अब पी के लिए होंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत समय से ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट विद इन सेट बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, और पी के बाद क्या आएगा, देखो इसमें हाउएवर विद डेवलपमेंट किस, अब देखो बहुत समय से जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट था ना वो मूव कर रहा था विद इन द रिस्ट्रिक्टेड था बाउंड्रीज ऑफ स्पेस और टाइम के, मतलब समय और जगह के हिसाब से। लेकिन यदि जैसे ही डेवलपमेंट हुआ है, अब पी के बाद क्या सुटेबल पड़ेगा, आर, कि यदि हाउएवर किसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड इन ऑफ साइंस, कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई है ना, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी पूरी दुनिया में बढ़ता गया। तो पी के बाद क्या आएगा हमारा, आर आएगा। ठीक है, पी के बाद आर आएगा, और फिर देखो वर्ल्ड में लिखा है, फिर यहाँ पर वर्ल्ड आ गया हमारा, यानी कि इसके बाद एस आ जाएगा, और बचा क्या है क्यू, तो पी आर एस क्यू, ये हमारा बी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद क्या आना चाहिए आपका, एस आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है। ठीक है ना, चलिए ये हमारे हो गए हैं S1 S6। देखो बेटा जनरली बच्चा क्या सोचता है कि भैया S1 S6 भैया इतने बड़े बड़े पैसेज के इधर आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछाते हैं, लेकिन अगर आप कड़ियों को जोड़ दो, है ना, रिलेट कर दोगे एक से दूसरे को, तो आप इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम, है ना। 71, तो 71 अगर मैं बोलूँ तो वर्निकुलर क्या होता है, वर्निकुलर मतलब होता है एक लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, देसी भाषा, है ना। अब देसी भाषा होती है ना। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये देसी भाषा, ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। ठीक है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब ऑर्डिनरी लैंग्वेज कहाँ लिखा है, ये लिखा है कि ए का क्या होगा, 2 होगा। अब ए का 2 होगा तो मेरा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो मेरा हट गया, यही 2 ऑप्शन बचे, है ना, यही 2 ऑप्शन बचे। अब रिटोरिक क्या होता है, रिटोरिक का मतलब जो ऐसी लैंग्वेज जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, है ना। रिटोरिक क्या होगा, ऐसी लैंग्वेज जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। बी का क्या होगा, 1 होगा। अब ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर, बी हो जाएगा, बाकी मैं पढ़ूंगा भी नहीं, है ना। ऐसे तो हम करते हैं भैया। अगर हमें देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे अच्छी तरीके से करने का तरीका क्या है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, बस ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए आपका आंसर आ जाएगा, बाकी मैं पढ़ूंगा भी क्यों, है ना बेटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 71 का हमारा आंसर होगा 213 बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। भले आपको क्वेश्चन अगर आपको 2 भी आते थे तो आप इसको इजिली कर सकते थे, लेकिन बस मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा आपका वोकेबलरी बेस आपका बहुत ज़्यादा है, लैटिन वर्ड्स भी आपके आ गए हैं, तो बेटा आपको अब क्या है कि भैया अखबार पढ़ने में, रीडिंग में, वोकेबलरी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 72 को देखते हैं। 72 की बात करेंगे तो लिखा हुआ है इंटरसाइन, रिवोक, एक्सोनरेट, वेनरेबल। अगर आप बात करेंगे रिवोक की या एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है कि हो गया किसी को दोष मुक्त कर देना, है ना। ठीक है, क्या किसी को दोष मुक्त कर देना, उसके जो परिणाम, जो उस पर आरोप लगे थे उससे। तो देखो एक्सोनरेट क्या हो जाएगा, टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजेशन, यानी कि मेरा जो सी होगा, अगर भले मुझे मान लो इंटरन साइन का मतलब नहीं भी आता है मान लो, तो जो वर्ड हम आपने देखोगे इजी वर्ड है कि एक्सोनरेट हो गया, रिवोक हो गया, है ना। रिवोक का मतलब भी क्या होता है आपका, किसी चीज को हटा देना, है ना। ठीक है, कैंसिल कर देना। तो भैया मैं बी का मेरा 1 हो जाएगा, बी का मेरा 1 हो जाएगा, और सी का मेरा क्या हो जाएगा, सी का मेरा 2 हो जाएगा। तो B1 C2 देख लो आप, B1 और C2 और किसी में है B1 C2, बी में 1 आना चाहिए, बी में 1 ये भी था, यहाँ से भी हट गया, ये तो होगा नहीं। अब सी में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसमें भी नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब ये दोनों है, देखो ये 1 2 1 2, यानी कि ये दोनों ऑप्शन मेरे हट गए।
अब ए बचा यह मेरा डी बचा, है ना, ठीक है, ए बचा यह मेरा डी बचा। अब देखो, अगर आप देखो इंटरेंस साइन क्या होता है, तो इंटरेंस साइन क्या होता है आपका, थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, है ना, तो ए का मेरा क्या हो जाएगा थर्ड, तो ये 3 आ जाएगा, ये तो फोर्थ है, ये मेरा हट गया, ए आंसर हमारा इसका हो जाएगा। वेनरेबल का मतलब क्या होता है, वेनरेबल का मतलब आपको होता है वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। वेनरेशन आपने पढ़ा होगा, वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब क्या होता है रेस्पेक्ट, तो उसका देखो वेनरेबल बना दिया, नाउन का एडजेक्टिव बना दिया, है ना। आपने रेवर पढ़ा होगा, रेवरेंस, रेवर, है ना, ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर सकते थे, तो भले ये थोड़ा बड़ा आपने थोड़ा न्यू वर्ड होगा, लेकिन ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड तीनों वर्ड आपने सुने ही होंगे, रिवोक, एक्सोनरेट और वेनरेबल, है ना। तो ठीक है, तो डी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, डी 4 मेरा इसमें, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए 73 में आते हैं, 73 की बात करते हैं, तो अटोनमेंट, आपने अटोन पढ़ा होगा, अटोन मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट करना, है ना। अटोनमेंट क्या होता है आपका, रिग्रेट करना, पछतावा, यानी कि अगर आप देखो रिटर्निंग मनी ऑलरेडी पेड, ये तो नहीं कंटेनिंग होली प्लेस इन इन्वायरमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल मेकिंग मिस्टेक, सुधार करना, पछतावा, तो ए हमारा 4 होगा, ए हमारा क्या होगा 4 होगा, तो ये मेरा हट गया, ये मेरा हट गया, ठीक है। सैक्रिलेज क्या होता है, सैक्रिलेज का मतलब होता है कि होली प्लेस को खराब करना, ब्लास्फेमी आपने पढ़ा होगा, ईश्वर के खिलाफ बोलना, ब्लैश में पढ़ा होगा आपने, है ना, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी होता है ईश्वर के खिलाफ बोलना, तो यानी कि बी का 2 हो जाएगा हमारा, अब बी का 2 ये रहा, ए का 4 ये रहा, यानी कि सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 73 का, ठीक है बेटा। बाकी भले मुझे आते ना हो, लेकिन मैंने जो जो वर्ड हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर मुझे 1-2 वर्ड के मीनिंग भी इसमें आ जाते थे तो हम इसको इजीली एलिमिनेट करके हम कर सकते थे कि 4 सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ए का 4 और बी सैक्रिलेज क्या होता है, कंटामिनिंग होली प्लेस, ब्लैश में हमने पढ़ा होगा, ब्लैश में मतलब क्या होता है ईश्वर के खिलाफ बोलना, मतलब पवित्र चीजों के खिलाफ बोलना, ठीक है, सैक्रिलेज बोलते हैं। तो 73 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 74 में आओ, 74 में देखो क्या लिखा है, फेलोनी, रेस्टिट्यूशन, चाग्रेन और डेयर ट्राइब। अब देखो फेलोनी क्या होता है, फेलोनी आपका क्या होता है, फेलोनी होता है एक ऐसा क्राइम, सीरियस क्राइम जो खतरनाक क्राइम क्या होता है ना। तो ए का क्या होगा मेरा, ए में क्या हो जाएगा मेरा थर्ड होगा, ए का क्या होगा मेरा थर्ड होगा। फेलोनी मीन्स होता है सीरियस क्राइम, ठीक है, बहुत ही खतरनाक जो क्राइम किए जाते हैं उसको, तो ए तो मेरा थर्ड हो गया। अब रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, ठीक है, रेस्टिट्यूशन मतलब बाद में, तो टू रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल, मतलब कोई हमारी कोई चीज़ खो गई तो हमें रिटर्न हो गई है, कोई भी चीज़ मिल गई है वापस, है ना। तो बी का क्या होगा हमारा, बी का हमारा 2 होगा। अब A3 B2 किस में है, देखो A3 B2 सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है ना। फेलोनी मतलब होता है सीरियस क्राइम, बहुत ही खतरनाक जो क्राइम किए जाते हैं वो, जिसके लिए मृत्युदंड भी मिल सकता है या आजीवन कारावास, ऐसे क्राइम होते हैं। और रेस्टिट्यूशन का, रेस्टिट्यूशन मतलब जो चीज़ें हमें, जो हमारी खोई हुई चीज़ें वो हमको मिल गई, ठीक है। तो 74 का आपका क्या हो जाएगा, C3241, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 आपने पढ़ाई होगा बेटा, रैंगल क्या होता है, रैंगल का मतलब है झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है ये। और वैकी क्या होता है, वैकी होता है मजाकिया, अम्यूजमेंट, अम्यूज, ठीक है। और पोस्ट स्क्रिप्ट तो आपने सुना ही होगा ना, पोस्ट स्क्रिप्ट किसी स्क्रिप्ट के बाद, पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि जो एड दी आती है आखिरी में, यानी कि ऑब्वियसली बात है, डी का ए फर्स्ट होगा, डी का क्या होगा 1 होगा, अब डी का 1 होगा, देखो अब डी का 1 किस में होगा, इसमें है, इसमें है, तो ये तो हमारे हट गए। और रैंगल होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट देखो ये लिखा हुआ है, यानी कि ए का मेरा क्या होगा 3 होगा। देखो भैया ये वर्ड तो आपने पढ़ी है ना, देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। वैकी मैंने बोला अम्यूज होता है, मजाकिया, अम्यूजिंग स्ट्रेंज, तो बी का क्या हो गया आपका 2 हो गया, ये हो गया आपका बी का 2, तो बी का 2 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, बी का 2 हो गया आपका। देखो अगर आपको कुछ वर्ड जो आपने पढ़े भी हैं वो उससे भी आप कर सकते हो, अगर आपने तो थोड़े लैटिन वर्ड से वो आपको नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो आप जनरली वोकैबुलरी में पढ़ते ही हैं, है ना, रैंगल हो गया, पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया, वैकी हो गया, अम्यूजमेंट, है ना, मजाकिया जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रेंज, ठीक है, अम्यूजिंग, है ना, ठीक है ना। तो A3 B2 D1 ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th, ठीक है, डी हो जाएगा, 75 का डी हो जाएगा। 76 देखो इनवेट्रेट, सैंगफ्रॉइड, ओरेसी और इंटरमेंट,
ठीक है। अब 76 की बात करेंगे हम, तो ए का होगा, देखो इन्वर्टेड क्या होता है, ऐसी चीज जो हमेशा होती है ना, ऐसी चीज जो हमेशा होती है, यानी कि ए का क्या होगा, 1, समथिंग दैट ऑलवेज हैपन, हमेशा जो चीजें होती है। तो ये हो गया हमारा ए का, हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा सी ऑप्शन, और ये तो हमारा कट गया। ठीक है। अब भाई सेंगफ्रॉइड क्या होती है, सेंगफ्रॉइड का मतलब होता है कि आप सैंग मतलब, जैसे मैं बताता हूँ बच्चों की, सैंग की गाते रहो। गाते कब रहेंगे, जब हम काम रहेंगे, मतलब मुश्किल हालातों में भी हम जब कहें काम रहें, ठीक है। तो एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसे में सिखाता हो कि सैंग मतलब गाते रहो, गाते मतलब मजे में रहो चाहे कितनी मुश्किलें आए। ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ऐसा करके हम बच्चों को याद कराते हैं सैंग फ्रॉइड, कि सैंग फ्रॉइड मतलब सैंग मतलब गाते रहो, मुश्किलें भी आते भी गाते रहो, मतलब कि मुश्किलों में भी काम रहो। तो एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफरेंट सिचुएशन। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 होगा, ए का 1 होगा। अब देखो A1 B3, यही हमारा आंसर हो गया। और ए सी और इंटरमीडिएट भले में ना आता हो आपको, लेकिन तभी भी आप क्या कर लोगे। लेकिन और ए सी जो बोलने में, जैसे बोलते हैं ओरेटर, जो बोलने में अच्छा हो, तो क्या होगा बेटा, देखो सी का 2 हो जाएगा। एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच, ये आप ऐसे कर सकते हैं। इतना ओरेटर तो आपने पढ़ा ही होगा ना, वक्ता। तो ओरेसी क्या होगा भैया, बोलने से रिलेटेड होगा। तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच, सी 3, ये भी इजी था, इससे कर सकते हैं आप। ठीक है, C2। चलिए 77, ये वर्ड आपने थोड़े लैटिन वर्ड से क्लासेस में आपने करे होंगे, हमने कराए भी हैं। ठीक है। तो एक्स ग्राशिया, स्यूमोटो, अरेंजमेंट और लोकस टेंडी, है ना। ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं एक्स ग्राशिया की, जो ऐसी चीज होती है जो भैया समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री, जो मतलब बिना किसी चार्ज के की जाती है। स्यूमोटो जो अपने आप हो जाता है, ऑन इज ओन, है ना, मोशन। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी हमारा 3 होगा। ये 2 वर्ड। ठीक है। ए हमारा 3, ए हमारा क्या होगा, 2 होगा, और बी हमारा 3 होगा। तो देखो ए हमारा 3 2 होगा, ये रहा उसका आंसर बी। ठीक है। तो 77 का क्या होगा, हमारा बी होगा। ठीक है ना। ठीक है बेटा। अरेंजमेंट क्या होता है, देखो अरेंजमेंट का मतलब होता है टू स्टेट द चार्जेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो आरोप लगते हैं ना वो। लेकिन मैं इससे किससे, मैं इससे इजीली, इससे एक्स ग्रासिया और सो मोटो का मतलब होता है ऐसी चीज जो खुद ऑन हिज ओन मोशन, अपने आप हो जाती है। ठीक है। चलिए 78, फिट अकम्प्लाई हेडोनिज्म, हेडोनिज्म तो आपने सुना ही होगा, और होप्लार्की और ऑक्युलरेसी। अब अगर आपने क्रेसी वर्ड पढ़े होंगे, तो क्रेसी वर्ड किसके लिए आते हैं, क्रेसी वर्ड आपने पढ़े होंगे ब्यूरोक्रेसी, है ना, थियोक्रेसी, ये सारे गवर्नमेंट के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, गवर्नमेंट के लिए आते हैं, है ना बेटा। ठीक है। तो अगर आप इसी से अगर आप देखोगे इसको, है ना, अगर मान लो होप्लाक्रेसी से या ऑक्लोक्रेसी से इसको आप देखते हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑक्लोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट बाय द मॉब्स, यानी कि डी का क्या होगा, मेरा 3 होगा। डी का क्या होगा, मेरा 3 होगा। ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये हट गया हमारे दोनों ऑप्शन। ठीक है। ये हमारा 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है। तो ऑक्लोक्रेसी क्या होता है ना, समझ में आया आपको, क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द मॉब्स, भीड़ द्वारा चलाई गई सरकार को बोलते हैं। अब हेडोनिज्म क्या होता है, हेडोनिज्म आपने पढ़ा भी होगा बेटा, है ना। हेडोनिज्म में क्या होता है, जो प्लेजर, सुख जिसमें होता है, पर्टेनिंग टू प्लेजर, मतलब जो हर समय सुख के बारे में सोचता है। तो बी का क्या होगा, 4 होगा आपका, यानी कि ये रहा बी का 4। हाइड्रोजन हमने सुना होगा, बी का 4, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, समझ में आ गया, डी इसका आपका आंसर होगा। एक दो वर्ड आपने पढ़े, मैंने हम क्लास में क्रेसी पढ़ाते हैं ना गवर्नमेंट के लिए, थियोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की, है ना। ये देखो यहाँ पे भी की लिखा है, ये भी गवर्नमेंट के लिए आता है, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, सी का 2 होगा। तो ये आपने पढ़े होंगे क्लासेस में, हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। 79 में नादिर। अब नादिर तो आपने जेनिथ का उल्टा होता है। जेनिथ क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। जेनिथ क्या होता है, जेनिथ मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, नादिर मतलब लोवेस्ट पॉइंट। अब लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ए का 3 होगा, ए का 3 होगा। अब ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों मेरे हट गए, ये दोनों मेरे हट गए। अब एम्बल क्या होता है, एम्बल का मतलब है धीरे धीरे चलना, वॉकिंग स्लोली, सी का 1 हो गया। अब A3 C1 ढूंढ लो, A3 और A3 C1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, भले बाकी मुझे ना आते हो। ठीक है, एम्बल हम बताते हैं वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलना। ठीक है, नादिर तो हमने बहुत बहुत बार जेनिथ नादिर आ ही गए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 79 का क्या होगा आपका,
ए हो जाएगा, ठीक है। 80 की बात करते हैं, 80 में टर्म किसको बोलता है, कंप्लीट फेलियर, ऐसा रिजल्ट जो आपको मुश्किल जाता है ना, जो मैंने अपने काम शुरू करा वो हो ही ना, ये मैंने कराया भी था लाइव वीडियो क्लास में, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। अब ये मेरा हट गया, ठीक है, ये मेरा हट गया, ठीक है, नहीं है ना, ए का 2 नहीं होगा, ए का 3 होगा, है ना। ए का क्या होगा, मैं सिचुएशन एंड इवेंट दैट आर लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, मतलब फेलियर हो गया, जो हमने जितना अच्छा सोचा था ना उसने उतना कार्य नहीं करा, तो ए का 3 होगा, ए का 3 होगा, है ना। ये मेरा हट गया, ये मेरा होगा, ट्रबल नहीं, ये होगा इसका आंसर, है ना, ठीक है, ठीक है ना। इसका अगर बात करूँ स्क्रॉच, स्क्रॉच हम पढ़ाते हैं, समथिंग ये होता है स्क्रॉच, स्क्रॉच में जाएगा आपका जो ट्रबल दे आपको, D2, ये है ना, D2 हो जाएगा आपका, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था, अच्छा वो डैम स्क्रू में भी क्या होता है बेटा, फेलियर हो जाता है ना, तो वो ट्रबल नहीं देता, ये होगा जो जितना हमने सोचा था उतना। जैसे मान लो मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा, इट बिकम्स डैम स्क्रू फॉर मी, दैट मीन मेरे लिए क्या, ऐसी सिचुएशन या ऐसे इवेंट दैट आर लेस इंप्रेसिव दैट एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा था वो उतना उतना वो कर नहीं पाया, ठीक है। तो 80 का क्या हो जाएगा आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 81। 81 में अब देखो सिंपल सी बात क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि पेपर को ज़्यादा लेंथी कर दिया गया है, वर्ड के मीनिंग है तो उनको सेंटेंस में देके आपसे पूछा गया कि भैया ये सही किस किस में बैठ रहा है, ठीक है, किस किस में वो सही बैठ रहा है। जैसे इस सेंटेंस में S1 S2 S3 आपको 3 स्टेटमेंट गई है, अब आपसे पूछा गया कि भैया कितने में सही है, इसका मीनिंग सही बैठता है। तो क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वेज शेप्ड, एक कला थी वेज शेप्ड, ये एक आर्ट थी, है ना, जो वेज शेप थी। तो देखो इसमें अब किस किस में ये सही बैठता है, अब आपको ये देखना है, ठीक है। द यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ द टेम्पलेट्स गिवन देन अ ग्रैंड अपीयरेंस, ऐसा तो कुछ है नहीं। वेज शेप यानी कि ये सही है। यूनिफॉर्म शेप, अब ये भी शेप की बात कर रहा है, जियोग्राफिकल फीचर्स क्रॉस द डेजर्ट बेयर, तो ये भी आपका सही है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसमें कोई ढंग से मिलता नहीं है, तो S2 S3 ये दो इसके सही होंगे, यानी कि ये हमारा इसका बी इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेप्ड की ये बात करता है ना, तो ये देखो ये रहा आपका, इसमें एक ये शेप्ड है और इसमें ये शेप्ड है, तो ये S2 S3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 की बात करते हैं, हुस्पा। हुस्पा क्या होता है आपका, हुस्पा मतलब होता है जो हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, ऑडिसिटी, है ना। जैसे आतंकवादी क्या होते हैं भैया, वो उनको अपने आप में इतना भरोसा है कि हमारे देश में घुस जाते हैं, दैट मीन्स वो क्या दिखाते हैं, है ना, ऑडिसिटी दिखाते हैं, ऑडिसिटी, उनका सेल्फ बिलीफ इतना बढ़ जाता है कि वो ऑडिसिटी, दुस्साहस जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, ऑडिसिटी दिखानी है इसमें। तो हिज प्लेज रियल वाइल फेसिंग द बेलिग्रेंट, अब ये मैंने बोला दुस्साहस है, अपोजिशन बाय हरसेल्फ, यानी कि ये सही है, एस इसमें ठीक है ना। द लॉयर डिस्प्लेड रियल हुस्पा इन प्रेजेंटिंग टेक्टोनिक एविडेंस, अब उसने क्या दिखाई, ऑडिसिटी दिखाई, तो ये भी सही है। ही रन विद, भाग गया इसको लेकर, ये नहीं होगा बेटा, तो यानी कि इसमें भी दो ही होंगे आपका, S1 और S2, ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखते हैं, इसकी बात करते हैं, कोटोडियन, है ना, कोटोडियन, ये क्या होता है आपका, ये होता है ऐसी चीज जो एवरीडे, इसका मतलब होता है एवरीडे, हर रोज, इसका मतलब क्या होता है आपका, एवरीडे होता है, ठीक है। अब देखो, इट वॉज कोटोडियन ऑन अकाउंट ऑफ द कंट्री टू टेक ग्रेट पेन्स मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द एलिंग मोनार्क, ठीक है। और ये तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, कि इट वॉज कॉन्फ्यूजन ऑन अकाउंट ऑफ द कोर्टियस टू टेक ग्रेट पेन्स टू एफर्ट्स, ये तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना, मोनार्क के लिए द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द हाईएस्ट जुडिशरी कोटोडियन प्रिंसिपल ऑन विच रेस्ट ऑफ द फाउंडेशन जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, ऐसा भी करें कि हर रोज हो। हिज कोटोडियन लाइफ इज कॉन्ट्ररी और टू व्हाट पीपल थिंक रदर एक्सपेक्टिंग, हाँ ये इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, कि जो उसका जो एवरेज जो चीज़ें हैं उसकी जो लाइफ है, कैसी लाइफ, हर दिन की लाइफ, है ना, हर दिन की लाइफ होगी ना बेटा, तो ये S3 यानी कि ये इसका आंसर होगा, एक ही उसमें होगा, सिर्फ किसमें, S3 में, ठीक है। चलिए मॉरिबेंड, मॉरिबेंड क्या होता है, डाइंग, जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, डाइंग, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अंत की तरफ जा रहा है, ठीक है, डाइंग। तो द मॉरिबेंड स्टेट ऑफ द डिकेइंग कॉलोनी डिप्रेस्ड एवरीवन, ये इसका आपका हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, ये हो सकता है आपका, है ना, ठीक है, सही है।
द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव रिमेन मोरिबंड डिस्पाइट एटॉम्स एट स्क्यूटिंग यूनिटी, ये तो नहीं है ना, फिर डाइंग कैसे यूनिटी है तो ड्राइवन बाय अ कॉमन पर्पस द मोरिबंड ग्रुप डिसाइडेड इन वुड प्रिवेल नॉट साइडिंग ऑफ द एडवर्सरी इंटरेस्ट, ये भी नहीं होगा। अगर वो उसके खिलाफ हो रहे तो फिर डाइंग कैसे होगा, है ना, तो एक ही सही होगा इसका, ए वन, S1 खाली सही होगा इसका, ठीक है। नीचे वाले में वो देखो एडवर्सिटी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, डिसाइड टू इट प्रिवेल, है ना, रुकेंगे वो, और उसमें क्या बोल रहे हैं कि भैया मेंटेन डिस्पाइट एटॉम्स सिक्योरिंग यूनिटी, यूनिटी का तो ये भी नहीं होगा, S2 S3 भी नहीं होगा, खाली S1 ही होगा इसका, ठीक है। चलिए 85 की बात करते हैं। 85 में लिखा है फिकेंटी, फिकेंटी होता है फर्टिलिटी, उर्वरता बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, है ना, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी होता है ये। गंगेटिव प्लेन आर ब्लेस्ड विद हॉस्टिलिटी सिग्निफिकेंट फर्टिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स रिच सॉइल, आपको पता है जितने भी गंगा के जो प्लेन है वो सारे रिच सॉइल के, फर्टिलिटी है वहाँ पर, तो S1 सही हो गया। द कपल सॉट ब्लेसिंग, मतलब उन्होंने टेम्पल में ब्लेसिंग ली, बिलीव टू पोसेस द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म चाइल्डनेस, मतलब उनके बच्चे नहीं थे, तो फर्टिलिटी है, फिकेंटी फर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा हो जाए, तो ये भी ठीक है। द ग्रास अक्रॉस द प्रेरीज, तो प्रेरीज के पास वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में घास होती है, मतलब फर्टाइल होते हैं, फर्टिलिटी होती है, घास होगी, जिससे कि जो वहाँ के ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं खा सके, यानी कि इसमें तीनों सही है, तीनों आएंगे S1 S2 S3 तीनों सही है इसमें, है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, S1 S2 S3 तीनों सही है ना, तीनों सही हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अब फिलिंग द ब्लैंक्स अगर 80 से लेके देखो क्या लिखा है इसमें, अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है इसमें कि द process by which the state took over from the church the registration of birth, deaths and marriages was complete by 1792 in Europe. Besides मतलब के साथ होता है, किसके साथ हो रहा है, ऐसा तो बोला नहीं कि द प्रोसेस बाय विच, की ये प्रोसेस बाय विच जिसमें जिसके द्वारा द स्टेट टुक, जिसने जो स्टूक ने क्या लिया, टेक टुक ओवर फ्रॉम द चर्च, चर्च से क्या लिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ्स एंड मैरिजेस वॉज कंप्लीट बाय 1792 इन यूरोप। बिसाइड्स मतलब होता है के साथ, तो भाई के साथ का कोई साइंस दे नहीं रहा है तो ये होगा नहीं, हाउएवर ये भी नहीं होगा, इंस्टीट के स्थान पर भी नहीं रहा, तो एक होगा लेटर मतलब बाद में, है ना, तो सी इसका आंसर आपका हो जाएगा, सी, ठीक है, ये सही अप्रोप्रिएट है, 86 का सी होगा। 87 की बात करते हैं। 87 में लिखा है दैट मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजीली, मतलब हमने बोला कि भैया ये जो मैटर है वो आसानी से सेटल नहीं हो पाएगा, तो अनइवनली, अनइवनली तो हम दुर्भाग्य से, है ना, दुर्भाग्य से, अब अनफॉर्चुनेट नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए ना, अनफॉर्चुनेटली, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि दुर्भाग्य से ये जो मैटर है ये अभी सेटल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। 88 डैश द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वॉज नॉट इनकरेजिंग, जो लीडर्स की कमेंट्स थी ना, केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वॉज नॉट इनकरेजिंग, और जो पार्टी की परफॉर्मेंस थी ना वो इतनी इनकरेजिंग थी, उसका एक दिन बाद उसका क्या आया, कमेंट आया, है ना। अब डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, तो इसके तो हुआ नहीं, के बावजूद कैसे, उसके एकदम बाद आ गया ना, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आपका, सॉरी डिस्पाइट ही तो आएगा, जब इंक्रीज नहीं तो उसके बावजूद इसके बाद क्या आया, ठीक है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिस्पाइट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 89 की। Dash the squad also has a couple of new faces who are equally well qualified to play the forthcoming match. देखो बिकॉज ऑफ तो रीजन देता है, कारण तो है नहीं, ये नहीं होगा, मीन वाइल काइंड ऑफ के प्रकार होता है, ये भी नहीं होगा, वाइल के दौरान, कि वाइल द स्क्वाड, वाइल द, ये इसका होगा कि वाइल द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेस, किसके दौरान, कि भैया जो स्क्वाड है उसमें बहुत सारे नए फेसेस हैं, हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड, जो कि देखिए इक्वली क्या वेल क्वालिफाइड अब खेलने में, टू प्ले द फोर्थकमिंग मैच, आने वाले मैच के लिए, तो वाइल इसका सही आपका आंसर हो जाएगा। 90 देखते हैं। द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन वेज, जो प्रिंसिपल थे वो बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, एंड मीन्स ऑफ कंडक्टिंग द स्पोर्ट्स मीट ऑफ द कॉलेज, और कंडक्ट करवा रहे थे कि स्पोर्ट्स मीट होनी चाहिए कहाँ पर, कॉलेज में। डैश रिपोर्टिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स, फिर रिस्पॉन्ड है कब, जब प्रिंसिपल बता रहे थे, तो उस दौरान, उस टाइम पर, फर्दर तो होता है इसके साथ, इन स्पाइट ऑफ भी नहीं होगा, तो स्टिल, तो वाइल इसका आपका सही आंसर हो जाए कि उस दौरान एक रिस्पॉन्ड आया किसका, वन ऑफ द एथलीट्स का,
कि शी वांटेड टू लर्न अबाउट हाउ मोर स्पोर्ट्स कुड बी इंक्लूडेड इन द इवेंट, मतलब वो जानना चाहती थी, शी वांटेड टू लर्न, वो जानना चाहती थी कि और कौन कौन से स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, तो उस दौरान, किस दौरान, जब प्रिंसिपल बता रहे थे, है ना, तो बी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 91 देखते हैं। 91 में आपका है कि इलिसिट और भैया ये तो आपके होमोनियम्स आ गए, इलिसिट और इलिसिट में क्या फ़र्क है। देखो इलिसिट आपकी क्या होती है, एक वर्ब होती है ना, इलिसिट क्या होती है आपकी, एक वर्ब होती है पहली बात तो। अब यहाँ पे एक एडवर्ब लिखा हुआ है तो ये तो मेरा होगा नहीं, ठीक है, एडवर्ब लिखा हुआ है ये नहीं होगा, दो ऑप्शन मैंने पहले एलिमिनेट कर दिए। अब ए और मेरा क्या बचा आपका, सी बचा, है ना। देखो तो इलिसिट क्या होती है, एक वर्ब होती है जिससे हम क्या करते हैं, किसी से कोई रिएक्शन है या इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। फॉरबिडन बाय लॉ ये होता नहीं है, फॉरबिडन बाय लॉ क्या होता है, इलिसिट होता है वो, ठीक है। तो इलिसिट इज अ वर्ब मेंटेनिंग टू ड्रॉ अ रिएक्शन फ्रॉम समवन, किसी से जो रिएक्शन है इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना। और इलिसिट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग फॉरबिडन बाय लॉ, जब लॉ उसको मना करता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक वर्ब होती है और ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है बेटा। तो सी इसका आपका सही आंसर होगा। 92 की बात करते हैं। इंश्योर एंड इंश्योर, ये आपने पढ़ा भी होगा, आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, ठीक है। तो याद रखना कि इंश्योर एक आपकी एक वर्ब है, ठीक है। ENSUR एक क्या है बेटा, आपकी एक, ये पहली बात तो एक वर्ब है। अब वर्ब है तो भैया डिटरमिनर कैसे होगा, ये तो होगा नहीं बी मेरा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एडजेक्टिव बोला है, ये तो मैं बिना पढ़े भी कर सकता हूँ, अगर मुझे पता है कि इंश्योर एक वर्ब होगी तो सीधी बात है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब यहीं पे लिखा है, यहाँ पे डिटरमिनर तो एडजेक्टिव होते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपको इंश्योर की पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, ठीक है। इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना, यानी कि एक वर्ब है ना, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव लिखा तो ये कैसे होगा, डिटरमिनर भी एडजेक्टिव होता है। डिटरमिनर तो आपको पता है ए अंदर आर्टिकल आता है, उसके अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव माई ये सब आता है। तो इंश्योर कैसा आएगा, ये तो आ नहीं सकता, और ये तो होगा ही नहीं, वैसे भी ये भी नहीं होगा। तो बिना पढ़े हम कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए इसका आपका आंसर होगा। और इंश्योर क्या होता है, बीमा कराना, ठीक है, ये भी एक वर्ब भी है। इंश्योरेंस नाउन होता है, मीन्स टू मेक सर्टेन बाय टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन। अब बीमा भी हम करा प्रिकॉशन लेते हैं ना हम, कि भैया रिटायर होने के बाद हम या कोई हादसा हो जाए तो उसमें हमारे पैसे यूज़ हो सके। तो 92 का क्या होगा, ए होगा। और ये सर्टेन होता है, पक्का। इसे तो आप बिना पढ़े भी कर सकते थे बेटा, अगर आपको पार्ट्स भी आती है तो। इमिटेटेड और इंटीमेटेड, इमिटेटेड का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। इमिटेटेड का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, और ये भी एक वर्ब है पहली बात तो। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है। और इंटीमेटेड क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये एक एडजेक्टिव होता है। इंटीमेटेड मतलब क्लोज, है ना। तो देखो यहाँ पे प्रोनाउन लिखा, तो प्रोनाउन कैसे होगा, ये तो एक वर्ब है। एडजेक्टिव लिखा है इमिटेट को, ये भी नहीं होगा। इंटरजेक्शन, अरे भैया इंटरजेक्शन कहाँ से होगा, इससे यार पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कर सकते थे बेटा आप इसको। देखो कि इमिटेट इज अ वर्ब मीनिंग टेक टू फॉलो एज अ मॉडल, मॉडल मतलब कॉपी, और इंटीमेट मतलब एक एडजेक्टिव है मीनिंग क्लोजली एक्विंटेड। तो इन क्वेश्चनों को तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कर सकता, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिख कर दिया है ना कि ये है, ये है, ठीक है। इमिटेट, इमिटेटेड, कॉपी करना। मीनिंग नहीं भी आता तो तभी भी बिना मीनिंग के कर सकते थे आप इसको। 94 है कंपेयर एंड कंपेयर। अब कंपेयर करना, कंपेयर तो आप जानते हैं एक वर्ब होती है ना, कंपेयर एक वर्ब होती है। पहले मैं देखो पांचों से सब में देखिए, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ये होता है कंपेयर, और कंपेयर एक पर्सन होता है, यानी कि एक नाउन होता है। ये एक पर्सन होता है, ठीक है, पर्सन होगा तो ये नाउन होगा। अब पहले आप देखो ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव कैसे होगा, ये तो मेरा होगा ही नहीं। ये वर्ब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और कंजंक्शन लिखी हुई है, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए। आगे वाले को देखो, ये एक नाउन है, ये हो सकता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी नाउन। तो बी और सी में मेरे अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मीनिंग की। अब कंपेयर का मतलब तुलना करना, तो कंपेयर इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू एस्टिमेट और मेजर समथिंग, है ना। और ये होता है एक नाउन जो इंट्रोड्यूस करवाता है, ये एक पर्सन होता है जो चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराता है, ओरिएंटेशन देता है, उसका इंट्रोडक्शन देता है, द परफॉर्मेंस। तो ये भी इसका आपका आंसर हो जाएगा, हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स, ठीक है। अभी मेरा थोड़ी ना करेगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो बेटा इजी थे, बस पूछने का तरीका थोड़ा लेंथी है, जिससे कि बच्चा सोच रहा है कि पेपर हार्ड आया है। पेपर अगर मैं बोलूँ तो ठीक था, लेकिन थोड़ा लेंथी है, बस क्या है, लेंथी पेपर है।
प्रीसेप्ट एंड परसेप्ट। अब प्रीसेप्ट क्या होता है, ये एक नाउन होता है और ये भी नाउन होता है, दोनों नाउन है, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ये प्रोनाउन, प्रोनाउन तो आई वी यू दे होते हैं, ये कहाँ से हो जाएगा, ये नाउन हो सकता है और ये भी नाउन होता है, ये भी ठीक है, ये नाउन है और ये भी नाउन है। तो सी और डी में अब हमें देखना है मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अब ये प्रीसेप्ट आपको बताता है कि रूल, ये नाउन है, ये भी नाउन है। अब ये बताता है कि रूल हाउ टू बिहेव, ये रूल होते हैं हाउ टू बिहेव, कि कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, परसेप्ट इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ जनरल रूल, तो ये हो सकता है। एंड इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तो आपके पार्ट्स स्पीच से कर लिए, अगर आपको पता होती तो आप भी कर लेते ऐसे इजीली, है ना, भले आपको मीनिंग ना भी आता हो। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। 95 का क्या होगा, सी। चलिए 96 में देखते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको बहुत बार क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो सी वाला है, जो सी वाला है वो नाउन होगा प्रैक्टिस में, जो एस वाला है वो वर्ब होगा, है ना। अब देखो वुड है, मोडाल के बाद तो वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नाउन है ना, ये नाउन है। वन नेबर हैज़ बीन, अब हैज़ बीन के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आ रही है, ये भी नहीं होगा, ये भी वर्ब है, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो नाउन होता है। शी के बाद प्रैक्टिस जा गया, वर्ब आ गई, ये भी नहीं होगा, तो डी होगा। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो गुड एडजेक्टिव, तो ये वाला प्रैक्टिस क्या हो गया, नाउन हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इमेंसली क्या है भैया, इमेंसली एक एडवर्ब है कि सविता फेल्ट इमेंसली हैप्पी व्हेन शी गॉट प्रमोटेड एज वन ऑफ द, ठीक है। हैप्पी, कितना हैप्पी, इमेंसली, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। रवीज कंट्रीब्यूशन वॉज इमेंसली, इमेंसली बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद तो हम एडजेक्टिव लगाते हैं ना, तो ये एडवर्ब कैसे आ रहा है, ये तो होगा नहीं। समथिंग कैन प्रोड्यूस ऑयल इमेंसली विच इम्पैक्ट, ये भी नहीं होगा, है ना। ही बोस्ट ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट इमेंसली, बोस्ट ऑफ इमेंसली करा खाने के लिए इमेंसली जाएगा नहीं, क्या आंसर होगा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा सही, ए इसका आपका सही आंसर होगा 97 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 98। इनसुपरेबल, इनसुपरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू ओवरकम, जिसको कम करना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो डिफिकल्टीज रिप्रेजेंटेड बाय सिचुएशन सीम टू बी इनसुपरेबल, मतलब जो मुश्किलें हैं जो मेरे सामने आ रही है, जो प्रेजेंट हो रही है, वो उनको कम करना मुश्किल है, तो ए इसका आंसर हो सकता है। द ग्रुप वेंट इनसुपरेबल, कम, ये भी नहीं होगा, बी गया नहीं, ये कैसे होगा। द इनसुपरेबल एलिमेंट, इनसुपरेबल एलिमेंट कैसे होगा, कोई एलिमेंट जो कम हो रहा है इसको कम करना, ये भी नहीं। द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन इनसुपरेबल फॉर अ मंथ, किसी महीने के लिए नहीं, ए इसका आंसर होगा। 98 का क्या होगा, ए होगा। आगे 99, अमोरल मतलब जो चीज़ें रॉन्ग है ना, जो गलत है, रॉन्ग है, तो मर्डर कैन बी कंसिडर्ड एज एन अमोरल एक्ट, नहीं, ये दो, ठीक है। इसका आंसर सही होगा आपका सी, ठीक है। चलिए 100 देख लेते, थोड़ा जल्दी करते हैं अब। इमिग्रेट, इमिग्रेट मतलब ये आप जानते हो, ये मतलब एग्जिट, बाहर जाना, है ना। अब एनिमल्स इमिग्रेट थोड़ी ना करेंगे, तो माइग्रेट करते हैं बेटा, है ना, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। द फैमिली डिसाइडेड टू इमिग्रेट टू सेफ एंड सिक्योर कंट्री, ये हो सकता है, इसका बी होगा, क्या होगा, बी होगा। वर्कर्स इमिग्रेट फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, प्रोविंस टू प्रोविंस थोड़े ना करेंगे, वो तो बाहर जाते हैं परमानेंट, ये भी नहीं होगा। सी न्यू लॉज फॉर, ये भी नहीं होगा। तो फैमिली ने डिसाइड करा इमिग्रेट करना आ सेफ एंड सिक्योर कंट्री, मतलब इमिग्रेट एग्जिट करके वो देश छोड़ना, इमिग्रेंट आई फॉर इन, आना बाहर से। 101। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा क्या करा गया आपको, बस पहले आपको बस एक वर्ड में अंडरलाइन होता, फिर आपसे पूछा था, इस बार उन्होंने अलग अलग कर दिया कि मैच द फॉलोइंग के रूप में इसको दे दिया है ना, ठीक है। चलो तो इंटेंशन क्या है, सॉरी नाउन है, अब नाउन कौन सा वाला होगा या वर्ब कौन सा होगा, तो इंटेंशन हमने हमको पढ़ा था कि जिसके लास्ट में TION लगा होगा वो नाउन होता है, तो ए का क्या होगा आपका 2 होगा, तो ये मेरा हट गया, ये मेरा हट गया। या अब एक बात देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें ING लगाओ, वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो सी का आपका क्या आएगा, 4 आएगा, सी का आपका क्या आएगा, 4 आएगा। अब सी का 4 देख लो कहाँ पर है, सी का 4 इसमें है, ये तो हो ही नहीं, 2 बचे ना हमारे, ये दोनों बचे ना हमारे, तो सी का 4 इसमें नहीं, क्या होगा मेरा आंसर, थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा इसका 181। अगर मुझे अब कोई बात सारी पता करने की जरूरत नहीं है ना, नल लगा हुआ है, नल वाले जैसे इंटरनेशनल, नेशनल, सब में एडजेक्टिव होते हैं, तो डी का क्या होगा, 1 होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सफिक्स की जानकारी अगर आपको है तो आप इजीली कर लोगे इन क्वेश्चन को। सफिक्स की जानकारी अगर आपको है तो इजीली कर लोगे आप इनको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो मैंने कहा इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ अ वर्ब 2+v1 होता है। अब 2+v1 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, यानी कि सी का मेरा 4 आएगा, सी का क्या आएगा 4 आएगा। अब सी का 4 किसमें, खाली इसमें और इसमें, यानी कि मेरा ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन और मेरा सी ऑप्शन तो हट गया। खाली अब कौन कौन से बचे मेरे पे बचा ए और डी, ए और डी बचा। अब नाउन क्या होगा, नाउन इसमें से कौन सा, भैया मैंने बताया TION वाले नाउन होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन तो ए का थर्ड आएगा, और ए का थर्ड किसमें, ये रहा, यानी कि कौन सा आंसर होगा आपका, डी का इसका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि TION वाले क्या होते हैं, नाउन होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट क्या आपकी वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। तो 102 होगा, क्या होगा आपका 4 होगा। अगला थोड़ा ION लगाए, डिस्क्रिमिनेशन, ION लगाए, नाउन हो गया, ठीक है। ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होगा, देखो डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है आपका वर्ब होती है ना, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है आपका वर्ब होती है, तो बी का थर्ड हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट कर लो बेटा, हो जाएगा ये सी, ये हो गया, लो ठीक है। चलिए बस सफिक्स की जानकारी होती तो आप आसानी से कर लेते, ठीक है। सफिक्स की जानकारी होती तो आप इजीली कर लेते। देखो फिर से TION लगाए, नाउन होगा, यानी कि ए क्या होगा आपका 3 होगा, ये हट गया हमारा, ये हट गया हमारा, ठीक है। अब सपोज, सपोज्ड और LY वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। सी का मेरा 4 कहाँ पर होगा, ये रहा, ए का 3 और डी का 4, ए का 3 और डी का 4, सॉरी सी का 4, क्योंकि एडवर्ब है ना, तो सी का 4, ठीक है। तो सी का 4, ए का 3, बी आंसर। LY वाले जिनके लास्ट में LY लगा तो वो एडवर्ब होते हैं, जिनके लास्ट में TION लगा तो वो नाउन होते हैं। बेटा सफिक्स की जानकारी आती है तो इजीली कर लोगे आप। 105 जस्टिफाई, जस्टिकल, जस्टिस और जस्ट। अब देखो कल लगा हुआ है, कल वाले वर्ड लॉजिकल, मेडिकल, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो डी का मेरा क्या होगा 2 हो जाएगा। जस्ट यहां पर एडवर्ब की तरह यूज होगा, तो सी का मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जस्टिफाई, जस्टिस, जस्टिस क्या होता है, नाउन होता है, तो ए का मेरा क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा, ठीक है। ए का मेरा क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा, तो ए का 3rd देखो, ए का 3rd ये रहा, ए का 3rd ये रहा, ये हट गया। डी का 2 होगा, डी का 2 होगा, ये भी है, ये भी है। सी का 4 होगा, सी का 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 3 1 4 2 है ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। सफिक्स की जानकारी जिसकी अच्छी थी वो ऐसे, क्योंकि यहां पर देखो क्या गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड की अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दी। अब एक ही वर्ड की अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सफिक्स मुझे आते हैं तो मैं इजीली उनको कर लूंगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, जिनके लास्ट में नेस लगा होता है बेटा, वो सारे नाउन होते हैं हमारे। हैप्पी का हैप्पीनेस बनाते हैं हम, है ना, हैप्पी एडजेक्टिव होता है, उसका नाउन कैसा होगा हैप्पीनेस, तो ए का मेरा 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब TST भैया सुपरलेटिव डिग्री किसकी बनती है, एडजेक्टिव की बनती है, तो डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 ये रहा, इसमें भी है, और ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, और डी का 2 हो गया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम किसकी, वर्ब की, तो वर्ब क्या होगी हमारी स्ट्रेंथन होगी। स्ट्रेट हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 4 3 1 2, सी इसका आंसर हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ठीक है। चलिए 107, वो अभी मैंने आपको बताया कि भैया नेस वाले वर्ड क्या होते हैं बेटा, आपके नाउन होते हैं। देखो नेग्लेक्टफुलनेस नाउन A2 हो जाएगा आपका, ठीक है। जिरंज क्या होता है, जिरंज मतलब वर्ब के एनजी फॉर्म जो नाउन की तरह यूज होते हो, तो ये सी का 3 हो जाएगा। A2 C3, A2 C3, A2 C3 इसमें ही दिख रहा है, देखो A2 C3, A2 और C3 इसमें दिख रहा है, तो बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि जिरंज मतलब वर्ब के एनजी फॉर्म है ना,
और नाउन मतलब मैंने नेस लगा दिया उसमें, ठीक है, तो 107 का बी हो जाएगा। थोड़े थोड़े आपको अगर सफिक्स आते थे तो आप इजीली कर सकते थे। ए एन सी वाले भी क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं। एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं। देखो ए एन सी ई एन सी है ना, क्लास में सफिक्स सिखाते हैं। तो नाउन हो गया, ए का 3 हो गया, ठीक है। एल वाई वाले एडवर्ब हो गए, सी का 2 हो गया, A3 C2, A3 C2, A3 C2 है ना। तो A3 हो गया आपका, C2 हो गया, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 108 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 109। देखो हार्डनेस, मैंने आपको बोला ना हार्डनेस क्या होगी, नेस लगा हुआ नाउन बन गया, तो ए का 2 हो गया हमारा। अब हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे है ना, हार्डी, हार्डन और हार्डन क्या होगा आपका, वर्ब होगा, और हार्ड आपका क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब की तरह काम होगा, क्योंकि हार्ड आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होगा। हार्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, इसका आंसर, ठीक है, इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है। क्योंकि ए का क्या है, 2 है, 2 ए रहा, 2 ए रहा, ये हमारे हट गए, ए और 4 है ना। देखो यहां से दोबारा देख लेते हैं, ए हमारा 2 होगा बेटा, ए हमारा 2 होगा, ठीक है ना। A2 देख लो पहले, ये मेरा हट गया, ये मेरा हट गया, अब ये दोनों बचे, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला, हार्डन क्या होगा आपका, बी क्या होगा, थर्ड वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब होगी, हार्डन आपकी वर्ब होगी, तो बी क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। और मैंने बोला हार्ड यहाँ पर कैसे होगा, एडवर्ब की तरह यूज होगा, सी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4, 2 3 4 का है ये इसमें, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक है, लेकिन इससे यहाँ पर आपका इसका यूज करेंगे। अब देखो इसमें देखो नेस, 110 में देखते हैं, देखो नेस लगा हुआ है तो बेटा क्या होगा आपका, नाउन होगा। और आपको पता है कि भैया फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन फास्टेस्ट लिखा है सुपरलेटिव डिग्री को, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो डी का 1 होगा आपका और ए का 3 होगा। ए का 3 ये हट गए हमारे, ये बचे, और डी का 1, ए का 3 डी का 1 ये दोनों दे रखे। अब फास्ट इसमें आएगा, एडवर्ब में आएगा, फिर सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि फास्टेस्ट लिखा है तो ये तो आपका एडजेक्टिव होगा, अब फास्ट क्या होगा, फिर फास्ट एडवर्ब में जाएगा, ठीक है। बी इसका आपका 110 का क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। और लास्ट आपका था बेटा क्या, पार्ट क्लोज टेस्ट, इसको देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि मूव्ड मूव्ड मूविंग हैविंग मूव्ड और मूव्स बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम, मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज अप्रिसिएशन ऑफ इट इन वर्क्स ऑफ प्रूव्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो क्या आएगा, अब देखो हमें पार्ट एडजेक्टिव की तरह चाहिए होगा यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, मूव्ड बाय द, या मूविंग, या हैविंग मूव्ड और मूव्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, मूव्ड बाय द, मूव्ड बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम, man has expressed his appreciation of it in works of art produced by him. This goes back to a time. अब समय की बात कर रहा है, समय बताने के लिए कौन सा वर्ड का यूज होता है, when का यूज होता है, तो when आ जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समय बताने के लिए when का यूज करते हैं ना। He was still a primitive being. art यानी कि पास से अभी तक बोल रहा है, तो क्या लगाओगे आप, हैज हैड, हैड हैड, यानी हैड हैड तो तब लगाते हैं जब पास के भी पास का बात करता है, रिसेंट पास की बात कर रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, हैज हैड, कि आर्ट हैज हैड a softening influence on him. The earliest paintings of the prehistoric age in the caves all over the world give us magnificent example of the, अब कैसे पता चलेगा कि मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल है, जब उसे ऑब्जर्व करोगे, है ना। अब द लगा हुआ है तो मुझे नाउन चाहिए ना, और नाउन के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑब्जर्वेंट आई। अब आई यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव के लिए क्या लगाऊंगा, ऑब्जर्वेंस नाउन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन भी नाउन होगा, ये भी नाउन बन जाएगा, तो ऑब्जर्वेंट आई, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्जर्वेंट, ठीक है। आगे, एंड द ट्रेंड हैंड इन मेंस सैवेज स्टेट द कलर्स चूजन द मूवमेंट। अब जो कलर उन्होंने चूज किया वो क्या करेगा, वो पोर्ट्रेट करेगा, पोर्ट्रेट कर रहा है नहीं कर दिया होगा उसने, तो पोर्ट्रेट सी हो जाएगा इसका। एंड द एक्सप्रेशन द पिक्चर्स आर, कैसे होंगे जो एक्सप्रेशन है किसके पिक्चर्स के, वो कैसे होंगे, कैसे होंगे उनका क्या होगा, एक सफ्यूज्ड, है ना, निखरा हुआ होगा, विद रियली मेक अस मार्वल इवन इफ ऑल ऑफ
देम आर नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड्स नहीं होगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द पेंटिंग्स के स्टैंडर्ड के नहीं है। एट Altamira, the prehistoric cave paintings in India gave us a picture of life in those far off days. उनसे ज़्यादा है ना, तो far off days होगा यहाँ पर, क्या होगा इसका आंसर, far off days of the early man in India. It is a great and true experience that Kalidasa expressed when the feels that elated का मतलब क्या होता है, हैप्पी। अब कालिदास के लिए तो पास ही लगाएंगे ना हम, है ना, तो elated पहले यहाँ से देख लेते हैं, फील्स दैट इवन फॉर नी इवन द हैप्पीएस्ट मैन फील्स इलेटेड, है ना, कैसे महसूस कर रहा उन्हें, खुश। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए, द हैप्पीएस्ट मैन फील्स इलेटेड व्हेन ही सीज ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन हेयर मेलोडियस नोट्स। तो ये आपका पूरा इसका एक डिटेल सॉल्यूशन हमने करा दिया आपको, ठीक है बेटा। पेपर की अगर मैं बात करूँ, है ना, लास्ट बार एक बार और बोल दूंगा, पेपर लेंदी है ना, मुश्किल नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को भी खींच कर पूछा गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़े, और नेक्स्ट वाली जो एग्ज़ाम है आपका सितंबर का, उसके लिए जो बैचेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से अपना इनरोल कराएं और नए बैचेज में जुड़े। थैंक यू सो मच।